गुस्सा जल्दी आ जाता है आपको? ना, कोई गुस्सा नहीं आता। किसान आंदोलन में तो हुआ ऊपर नीचे। रामकरण काला का एक बयान आया है, उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र बबली मंत्री है और 50 करोड़ रुपया बना दूंगा, सिर्फ एक साइन कर दो, इस पार्टी का मालिक मैं बनूंगा 250 करोड़ का। दुष्यंत चौटाला के पास जो 10 के 10 जैसे महकमे रहते थे तो वो भी कहीं ना कहीं बांट लेने चाहिए थे या फिर? सबको पता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या थे। आप मेरे सवाल कर रहे हो, आपको खुद को इसका अच्छा आंसर आपके मेरे से बेटर आंसर आपके पास है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो वही हुआ। सरकार हमारी है, अरे सरकार हम चलवा रहे हैं भाई, तारी तो है, अच्छी बात है। वोट में बीजेपी में नहीं था। 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ मुझे जनप्रतिनिधि चुन दिया, इतना कमजोर आदमी थोड़ी हूँ मैं। एक तो कर्मकांड तो बता दो जी। सारा ही पता है जी, जो मरबों में बैठे हैं, मुरब्बे क्यों मिले थे। शहीद आजम भगत सिंह जिनको आज हम अपना आदर्श मानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है कि उनको टंगवाने वाले ये लोग थे। इतना कुछ लगता है कि आज भी कमीशन चालू है, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं। आरोप आप पे भी लगे हैं, सभी लगाते रहते हैं, विपक्ष भी लगाता है, आपके बड़े नेता जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगाते रहते हैं। ऐसे आदमी को बनाया और मुझे लोगों ने कहा भी जाओ अरेस्ट करो। आज पूरा हल्का अरेस्ट कर ले, आज डेवलपमेंट अरेस्ट कर रही है, आज करप्शन हर दफ्तर के अंदर मेरे पास आते हैं जी, पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूँगा, दे आओ। जी आप ये बात कह रहे हो और मैं जाके सिर फोड़ूं, एक मुकदमा दर्ज करवाऊं। टोहाना में 2 बड़े नेता हो गए ना तो बंट जाता है संगठन। नेता नहीं, नेता उनको मत बोल, नेता शब्द का अपमान मत करो। नेता होते मैं 1 मिनट में स्वीकार करें, नेता शब्द का अपमान ना करो प्लीज। दोनों ही मनोहर लाल खट्टर जी के लाडले हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की बात करें और आप तो अभी आए और उनके लाडले बन गए, तो हारने का कारण कुछ ना कुछ था कि बीजेपी में जो गुटबाजी की बात चल रही है तो है था कुछ? हाँ, नुकसान होता है अगर गुटबाजी है पार्टी में, नुकसान होता है। आपके कार्यकर्ता का मन नहीं मिल पाया, आपका भी मन नहीं मिल पाया, ठीक है दादा पोता थे, लेकिन एक वो चीज, वो प्यार नहीं दिखा पाए आप। करें काम, जाके देश में आके देश के लिए काम करें। लेकिन वो तो यहाँ हमारे यहाँ एक होती है, पहले मैं स्लेट बना देती थी, उसमें गंदा पानी में कुछ उस लेट से ही बाहर नहीं आना चाह रहे। कहाँ उनको नीली झील के लिए भेज दिया, वो लेट में ही गेड़े मारने लग रहे हैं। तो फिर आपका धन्यवाद नहीं किया? मेरा धन्यवाद तो कभी भी नहीं किया, मेरा तो आज भी करना चाहिए, आज भी नहीं किया। टेक्निकली देखा जाए, अगर अंदर आत्मा बात रख के देखेंगे तो विधानसभा में कभी दर्शन नहीं कर पाते अगर देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से 2014 का चुनाव ना लो। अब हमने इतने डेवलपमेंट दी, इतने काम दिए, अब सारे मेरे गीत गाँव, कल भी मैं कई गाँवों में 10 गाँवों में घूम के आया, वह जो काम बहुत किए, मैं वोट किसकी एड़ी थी, फिर कौन बोल लिया आज्ञा है। नलायक पैदा कर रखे हैं, खुद नलायकी, कर्म उनके कांड कैसे रहे सबने पता है, टीवी चैनलों पे चले। ठीक है भाई, तेरे भूख थी मिटाने के बदले तरीके से सरकार में बहुत ऑप्शन होते हैं, आप कर लेते ना काम। मुख्यमंत्री तो आप ही तो थे। नमस्कार, द एट न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ पूर्व में पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली हैं और लगातार जब सुर्खियों में आए थे 2014 में मोदी लहर थी तो देवेंद्र सिंह बबली निर्दलीय चुनाव लड़े थे और लगभग 38,000 के वोट हासिल करके सुर्खियों में आए थे। 2019 में फिर जेजेपी पार्टी से चुनाव जीता और जो जीत थी एक बड़ी जीत थी, हरियाणा में दूसरे नंबर की जीत थी। तो आज बातचीत करेंगे। उसके बाद 24 का चुनाव हुआ, मंत्री रहे लेकिन चुनाव हार गए, तो आज बातचीत करेंगे खुल के। सर स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं एक समाज सेवी और मंत्री और विधायक के तौर पे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो एक बार थोड़ा शुरू से बताइए सर, आपका गांव, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे, क्या कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ आप बैठे हैं ये मेरी जन्म स्थली है। हमारा बड़ा गांव डांगरा है और करीबन आज़ादी के बाद एक ढाणी के रूप में हमारे 2 परिवारों के जो बुजुर्ग थे यहाँ, उनके परिवार आके बैठे थे और अब तीसरी बार की यहाँ पंचायत भी है। यहाँ जन्म हुआ, यहीं प्राइमरी स्कूल में मेरे ग्रैंड मदर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। मेरी शिक्षा हुई प्राइमरी तक की, मिडिल मैंने डांगरा से किया और उसके बाद जो हाई स्कूल था वो टोहाना से किया। उसके बाद टोहाना आईजी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और मेरे लिए सौभाग्य यह था कि किसान के घर में जो अन्नदाता के रूप में पूरे देश का भरण पोषण करता है जन्म होना, और साथ साथ में इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि देश के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फ्रीडम फाइटर जी, परिवार में मेरे ग्रैंड फादर साहब कैप्टन राव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आज़ादी फौज का गठन किया
और इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इस सौभाग्य के साथ साथ हमें शिक्षा दीक्षा परिवार से मिली, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ, परिवार के प्रति जिम्मेवारियाँ, उन्हीं को निभाते हुए खेतीबाड़ी से जब मुझे काम करने का मौका एक व्यवसायी के रूप में गुड़गांव में मिला, और वहाँ भी जो हमारी भूमि थी, जो मेरी जन्मभूमि थी, या मेरा चौहाना क्षेत्र था, या मेरा अपना गांव था, तो ये जुड़ाव पारिवारिक तौर पे या अपनी इस धरती माता से सदा बना रहा। और वही एक कारण था कि वहाँ जो पारिवारिक परंपरा थी एक समाज सेवा की, उसको भी हमने कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया और लोगों का आशीर्वाद मिला। जी। और कि एक बड़ा बदलाव अगर राजनीति में कुछ करना चाहते हो तो आपको राजनीति में उतरना चाहिए। इसीलिए हमने 2014 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, हमारे टोहाना की जनता के आशीर्वाद से, उनके आदेश पर। पढ़ाई में कैसे थे सर आप? मीडियम था, मीडियम से अपर मीडियम में कहूँगा। वैसे तो 8वीं में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था, 10वीं में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। कॉलेज में जाके ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, थोड़ी पारिवारिक जिम्मेवारियाँ आगे थी। उसके बाद व्यवसाय की तरफ बढ़ गए थे, और फिर ये सारी जो जर्नी है आपके सामने ही आगे। तो व्यवसाय के साथ साथ फिर आप समाज सेवा करते रहे जी, तो लगातार उसमें रहे आप। तो उसके बाद फिर 2014 में आपने चुनाव लड़ा। ये जब हम स्टार्टिंग में यहाँ समाज सेवा के रूप में, जो मैंने बताया परिवार की परंपरा, कोई मेरी शुरुआत नहीं है, ये हमारे अच्छा, ये ग्रैंडफादर पहले साहब करते देश सेवा, रहते। समाज फ्रीडम सेवा फाइटर हमारे रहे हैं। डीएनए में है, हमारी परवरिश में है, उसको ही मैंने कंटिन्यू किया था। लेकिन मेरे पास, किसान के पास एक दायरा होता है सेवा का, व्यापारिक तौर पे वो दायरा परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़ा, और उसने वो परवरिश परिवार की थी, और परमात्मा का आशीर्वाद से लोगों में काफ़ी कुछ ऐसी सोशल संस्था जो हमने कप्तान साहब के नाम से शुरू की, एक संगठन खड़ा हुआ, और उसमें हमने बहुत सी ऐसी सुविधाएं, या लोगों को जागरूक करने की बात हो, पर्यावरण को लेके पौधारोपण की बात हो, पानी बचाना हो, और साथ साथ में शिक्षा को, और युवाओं को हमने उनका हेल्थ की तरफ, खेलों की तरफ उनको बढ़ाना हो। हमारे ज़रूरतमंद जो परिवार, अंतिम छोरे बैठे परिवार, अगर वो किसी समस्या में है, चाहे परिवार में बच्चों की, हमारी बेटियां थी, उनमें कहीं शादी को लेकर उसमें कहीं उसको मदद करने की बात थी, या हमारे बुजुर्गों को एक सम्मान देने की बात थी, आंखों के फ्री चेकअप कैंप, मधुरन समारोह, समाज में एकता का एक प्रतीक, इस तरह के अनेकों कार्य इस संगठन ने किए। वो अकेले बबली ने नहीं किए। उस संगठन में उस टाइम बहुत ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े, हमारे जो सोशली जो लोग थे वो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस संगठन को भी आगे बढ़ाया, और फिर पॉलिटिकली मुझे भी आगे बढ़ाया। जी, तो गांव आज बिडाई खेड़ा में हम बैठे हैं, तो लगभग 400 के आसपास वोट है सर इस गांव में। हाँ, लगभग 400 के आसपास वोट है, और हमारी जो पंचायत है, तीसरी बार सरपंच चुने गए, तीसरी बार की पंचायत है। तीसरी बार की पंचायत है। तो गांव बड़ा साफ सुथरा बना रखा है, अगर कहें तो चंडीगढ़ से कम नहीं है। देखिए, वैसे तो आप मेरे पूरे हल्के में, मुझे नहीं पता आपने कोई दौरा किया कि नहीं किया। दौरा अभी मैं पहले आपके गांव में अगर आप तो हर सुविधा है। गाँव, पहली बात तो गाँव छोटा था, दूसरी बात सभी अवेयर लोग हैं गाँव में, साफ सफाई का, गलियों में नालियों का अपने साथ साथ ध्यान रखना। फिर जब हमें मौका मिला तो बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट की, जो सरकार में रहते हुए हम गांव के लिए भी कर पाए और क्षेत्र के लिए कर पाए। और बतौर थोड़ा समय जो मुझे पंचायत मंत्री के रूप में मिला, हमने पूरे प्रदेश में भी एक प्रयास किया कि एक गाँव में जो शहरीकरण की जो बातें होती रही हैं वो ग्राउंड पे उतरे। उस पर हमने काफ़ी, जब पंचायत मंत्री के रूप में सेवा का सौभाग्य प्रदेश के लोगों का मिला, तो उसमें काफ़ी एक 9 स्तरीय कार्यक्रम हम पंचायत डिपार्टमेंट में मंत्री रहते हुए लेके आया था। उसमें आज आप देखेंगे जी, उसका घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की, उस टाइम के प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने भी की, लाइब्रेरी। इसे हमारा जब एजुकेटेड समाज होगा तो एक समाज में बड़ा बदलाव एजुकेशन के बाद आता है। बिल्कुल। उससे मेरे क्षेत्र के भी काफ़ी गांव में हम उसको लाइब्रेरी को बनवाने में कामयाब हुए, और उसमें आप अगर जाके कभी इंटरव्यू करेंगे गांव में, या सरपंचों का या गांव वासियों का, तो आपको पता भी लगेगा। इसी प्रकार इंडोर जिम था पहले से सरकार में, जब पहली बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसमें मनोहर लाल जी को जब प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली, तो इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी बड़े बदलाव के एक प्रयास किया। लेकिन कई चीज़ें जब हमने देखा कि वो डिले बहुत हो रही थी, लिंगर ऑन हो रही थी। जैसे आप जोड़ों का जीर्णोद्धार था, कि पहले कम्युनिटी अपने गांव का रख रखा, और जोड़ों की खुदाई खुद कम्युनिटी के लोग, गांव में रहने वाले लोग कर लेते थे, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। बार बार धीरे धीरे लोगों ने अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटना शुरू किया, तो सरकारों की जिम्मेवारियां बढ़ी जी। उन जिम्मेवारियों में सरकारों ने अपनी तरफ से, पहले भी लोगों ने जो सरकारें रही, उन सरकारों में उस टाइम के लोगों ने काम करने का प्रयास किया होगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव जब मैं मिनिस्टर बना, जब मैंने सारी फाइलें देखी, कुछ हमने नहीं इम्प्लीमेंट करवाई,
कुछ वो पिछली थी उनको कंटिन्यू करवाया। उसमें आप देखेंगे जैसे व्यायामशाला बनाने की बात हो, जोड़ों का जीर्णोद्धार हो, हाँ। फिरनियों को जैसे मैं लेके आया इन पर स्ट्रीट लाइट लगा के उनको ठीक करना हो, लाइब्रेरी जैसे मैंने पहले बताया, जिम, इंडोर जिम है, कम्युनिटी सेंटर भी है। कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा एक उपलब्धि कहूँगा इसको कि सारी कम्युनिटी की हम 12x12 के कमरे, ये हमारी कास्ट के नाम से हम एक पेमेंट देते थे, वो 12x12 के कमरे 2 बन जाते थे, एक ब्रांड, और किसी काम में यूटिलाइजेशन उसका कम था। लेकिन जब ये कम्युनिटी सेंटर आए गांव की आबादी के हिसाब से, तो आज इसमें हर कम्युनिटी के जो चाहे शादियां हैं, चाहे हमारे अदर फंक्शन है, कोई सोशल है, धार्मिक है, तो एक बड़ा लाभ प्रदेश की जनता को, और खासतौर से टोहाना में भी हमारे करीबन 11, जब मैं विधायक था पहली बार मंत्री बना तभी आगे थे, 27 उसके बाद जी। मोटा मोटा 36 तो हमारी टोहाना कंस्टिट्यूंसी में हर दूसरे तीसरे गांव में कम्युनिटी सेंटर है। और प्रदेश में भी करीबन अगर मैं सही हूँ तो हर ब्लॉक में 8 से 10 हमने देने का काम किया था उस टाइम, ताकि धीरे धीरे करके ये एक 10,000 या 15,000 की आबादी पे एक कम्युनिटी सेंटर खड़ा हो जाए। हाँ। किसी गांव में अगर पंचायती लैंड है तो वो आसपास के 3-4 गाँव को उसका लाभ मिल सके। स्कूल का भी अच्छा देखा था। स्कूलों में देखिए, मैं मंत्री तो पंचायत में रहा, लेकिन शायद मैं सही हूँ कि हमने एक प्रयास किया कि हमारे स्कूलों में, सरकारी जो स्कूल हैं उसमें बच्चों का एडमिशन कम होता जा रहा था, जो एक बड़ी समस्या थी स्कूलों को रन करने के लिए। और उसमें फिर हमने, चलो वो तो डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का काम था, लेकिन मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी में एक थोड़ा सुधार इसलिए किया कि उनके अंदर डिपार्टमेंट से ही वैसे तो मदद ली, साथ में सोलर लगाकर, ताकि बच्चों को पंखों की सुविधा या आजकल टेक्नोलॉजी के लिए जो कंप्यूटर वगैरह रखे जाते हैं उनको चलाने के लिए स्कूलों में सुविधा हमारे सरकारी में बढ़ सके, उनका सफाईकरण हो, उसमें प्ले ग्राउंड हो, उसके अंदर जो कमरों का था, काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें थी, उनको नए रूप में उनको बना के देना हो, तो स्कूलों में भी अच्छा हमने सुधार करने का प्रयास किया। जी, 2019 में एक बम्पर जीत हुई आपकी, और जेजेपी पार्टी बनी ही थी, और आप लोग जैसे वहाँ पे एक अच्छे तौर पे विधायक बने। उसके बाद लेकिन टाइम ही ऐसा था, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, किसान आंदोलन आ गया, तो काफ़ी नेगेटिविटी भी हुई उस समय। एक बड़ी जीत का पहले तो एक बार कारण बताओ। ये समाज सेवा ही रही जो लोगों ने आपको इतना साथ दिया? लोगों के 2 कारण थे। एक तो मेरा लंबे समय से लोगों के बीच में एक जो हमने सेवा शुरू की थी, जो कंटिन्यूटी में लोगों के बीच में रहना और सेवा को जारी रखना। हाँ। मोस्टली होता क्या है कि जैसे चुनाव के 6 महीने, साल, 2 साल पहले एजेंडे लेकर आते हैं विधायक बनने का, जो भी, हम उसको सेवा को मैंने कभी विधायकी से नहीं जोड़ा। वो सेवा एक पैरेलल आज भी अलग है। हाँ। और राजनीति में ठीक है, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, राजनीतिक रूप में लोग मुझे भी देखते हैं, तो वो मैं अलग काम करता हूँ उसमें। सेवा के रूप में अलग, वो हमारा संगठन है, जो वो हमारी टीम अलग काम करती रहती है, जितना हमारे से पॉसिबल हो पाता है। सेवा में क्या क्या करते हो आप? सेवा में देखिए, जब सबसे पहले मैंने पहले भी बताया, हाँ, पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करना भी, हमने पौधा रोपण पे ध्यान रखना है। पुराने पौधे हमने काफी, जो पेड़ थे हमने उनको नष्ट कर दिया है, ज्यादा पौधा रोपण। आप मेरे गांव में भी जाएंगे, अच्छा। लेकिन बहुत बड़ी बागवानी मैंने 2014 हारने के बाद शुरुआत की थी, तो 15 के बाद आप करीबन 70% हम गांव में हॉर्टिकल्चर में बागवानी पे ले गए। बागवानी पे है लगभग गाँव। मेरा जन्मदिन आता है 7 अगस्त में, और ये महीना भी सावन का होता है। तो मेरे को जब स्टार्टिंग की, तो लोग शुरुआत में जैसे होता है, जब आप किसी के प्रिय होते हो तो जन्मदिन पे बधाई में कुछ ना कुछ तोहफे के रूप में आता है। तो मैंने एक रिक्वेस्ट शुरू की थी मेरी कंस्टिट्यूंसी के अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, जो भी मुझे आशीर्वाद देने पहुंचते थे, कि मेरे नाम का एक प्लांट लगाना शुरू कीजिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। लोगों ने उसमें, काफ़ी लोगों ने, जो आपके चाहने वाले होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट भी किया। उसका एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ। कल भी मैं किसी गाँव में था, तो उसने कोठी बनाई थी, तो उसने मेरे से डिमांड कर दी कि अशोका के 10 पेड़ भिजवाओ। मैंने कहा, यार इतनी बड़ी कोठी बनाई है, आप खुद खरीद लो। बोला नहीं जी, आपसे गिफ्ट लेके लगाने हैं। तो कल मुझे दिखा रहे थे, वो पेड़ काफ़ी बड़े बड़े थे। बोले जी, मैंने आपसे 7-8 साल पहले मंगवा के लगवाए थे। तो लोगों में एक जागरूकता आई, पानी हम व्यर्थ ना गवाएं, जितना जरूरत है उतना उपयोग करें। साथ में शिक्षा को लेकर काफ़ी, जब मेरे को पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ दुर्गा कॉलेज है, वहाँ एज ए चीफ गेस्ट जाने का, तो आगे जब मैनेजमेंट कमेटी थी, प्रधान थे या जो भी प्रिंसिपल मैडम थे, तो वहाँ मैं थोड़ा एडवांस पहुँच गया। पुरानी बातें हैं, तो मैंने वहाँ वैसे उससे थोड़ा फीडबैक लेना शुरू किया, कितनी बच्चियाँ फ्री पढ़ी, कैसे ये वो। तो मेरे समझ में आया कि संस्था को चलते हुए, जब मैं खुद स्कूल में, तब से स्कूल के रूप में संस्था ने काम शुरू किया था, लेकिन उनके जवाब आगे से आया कि अब तक एक भी बच्ची, हमने डिस्काउंट जरूर दे दिए, टोटल फ्री किसी बच्ची को शायद हमने अब तक ना पढ़ाया। उसका रीजन मैंने पूछा, कभी सब मैनेजमेंट के लिए संस्था में भी 100% हम नहीं कर सकते, कुछ जो जरूरतमंद परिवार है उनको हम कुछ बेनिफिट्स फीस के रूप में देते हैं। तब मैंने वहाँ घोषणा की थी कि जो भी बच्ची पढ़ना चाहे और परमात्मा ना करे किसी कारण से
फाइनेंशियली अगर उसको कोई समस्या है, तो अगर कोई भी एक केस है या 100 केस है, उनको पढ़ाने का हम काम करेंगे। और उसमें काफ़ी ऐसे जो केस थे, जो बच्चियां फीस ना देने में सक्षम थी, तो वो सौभाग्य में प्राप्त हुआ उन बच्चियों को पढ़ाने का। खेलों में युवाओं को देखता, नशा पंजाब की वजह से हमारी तरफ काफ़ी बढ़ रहा था उस टाइम। तो भी युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हमारे बहुत से गाँवों में बड़े अच्छे टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल के भी, क्रिकेट का भी एक जुनून सा लोगों में उस टाइम एक शुरुआत सी हो रही थी। तो उनको मैंने, जैसे वितरण सामान देने की बात हो, खेलों में जाके प्रोत्साहित करने की बात हो, युवाओं का ध्यान अपने हेल्थ की तरफ रहे, खेलों की तरफ बढ़े, ताकि नशे की तरफ ये ना भटके। इसी प्रकार बुजुर्गों का एक सामाजिक ताना बाना मैंने महसूस किया यहाँ आकर, कि कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना भी हम कमजोर होता जा रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो हमने एक बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया। क्रिटिसाइज तो हर काम का होता है, हाँ। आप कितने भी अच्छे काम करो, क्रिटिसाइज करने वाले अपना काम करेंगे। बिल्कुल। उसमें भी बहुत से गांव के अंदर जी ये शोल देने आ गए, ये आ गए, हर चीज को, उस टाइम तो चुनाव में हम गए भी नहीं थे, हाँ। लेकिन लोग हर चीज को एडवांस में ही प्रिपरेशन तैयार कर देते हैं। जो आपका एक आदमी जो स्थायी रूप से बैठा होता है कि कहीं ना कहीं इधर कंपटीशन में ना खड़े हो जाए, हाँ। तो उन्होंने पहले क्रिटिसाइज में शुरू मेरे बारे में करना शुरू कर दिया कि जी ये देखे, ये आगे चुनाव में आ गया है। कई बुजुर्गों ने सवाल किया, क्यों दे रहा है? मगर जी मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि एक तो हमारा आपका मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ, हमारा कैसे बढ़ रहा है। समैन गांव की बात है, हमारे बुजुर्ग आज भी काम कर लेते हैं, पशुओं को पानी पिला रहे थे जोड़ पे, मैं भी बैठा चला गया गाड़ी में, जा रहा था कहीं सुख दुख। मैंने पूछा उतर के, मैं कहा अब तो ये काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके बच्चों को करना चाहिए, आपके पोतों को करना चाहिए। बोले हमें बेले बैठे क्या करा, जैसे गाँव की हमारे बुजुर्गों की आदत होती है। मैं बात तो आपकी ये भी ठीक है, लेकिन हेल्थ के साथ साथ थोड़ा सा एक सम्मानजनक तरीके से भी एक कोई भी एक एज काम करने की होती है, युवा अवस्था होती है, युवा के बाद मैच्योर आता है, बुढ़ापा भी आता है। तो उस बुढ़ापा में कम से कम मैं ये महसूस करता हूँ कि आपकी औलाद आपको बुढ़ापे की तरह, बुढ़ापा और बचपन एक जैसा माना गया है। तो वहां जाके उसका एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट के साथ उसकी सेवा। तो उसमें हमने पूरे हल्के के अंदर गांव-गांव में जाकर लोगों को अपनी जिम्मेवारियां सब समझते भी हैं, जागरूक करने के लिए एक बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया। उसका भी एक अच्छा मैसेज युवाओं में हमने उनको जगाया, सचेत किया कि भी हमारी अपने लिए ही नहीं, हमारे परिवार के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेवारियां हैं। तो इसी प्रकार से सारी की फील्ड में, जैसे शिक्षा में बताया मैंने आपको, पर्यावरण को बताया, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया, खिलाड़ियों के लिए बताया। तो इस संस्था ने इन कामों को शुरुआत की। और फिर जो हमारे हेल्थ को लेके भी, जैसे आंखों को एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, गाँव में जाने लग गए। मेरे आज भी याद है, हम सिधानी गाँव में थे, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस सी और बी की बीमारियां थी जी, कैंसर की बीमारियां चल रही थी। तो वहाँ कोई हम सोशल प्रोग्राम में थे, वहाँ कुछ मेरे सामने, उस टाइम मैं तो एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था, उस टाइम में यहाँ मौजूदा जो विधायक थे, तो मेरे सामने जो समस्या आई, तो मैंने थोड़ा फीडबैक लिया फ़ोन पे किसी जानकार से, तो कहते पानी की दिक्कत है, पानी टेस्ट कराओ। उस टाइम के जो वहाँ उस टाइम विधायक थे, मैंने पर्सनली उनको फ़ोन मिलाया जी, उनको आगाह भी किया, जी मैं ये समस्याएं हैं, इस पर कोई आगे इस पर काम करो, ताकि ये बीमारी हम इस पर कंट्रोल कर पाएं, ये आगे ना बढ़े, लोगों को सेहत का नुकसान ना हो। वहाँ से फिर एक चीज़ निकल के आई भी, आंखों के ऑपरेशन शुरू हों। हम उसको करने में सक्षम थे। बाकी बड़ी बीमारी को तो सारे के सारे तो मैं कहूँ जी मैं खुद करा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो खुद या तो परिवार करे या सरकार करे। एक सोशल संस्था के रूप में जितना मदद कर सकते, तो मैंने करीबन अगर देखेंगे 2009 या 7 से एक्टिव होने के बाद 8-9 कैंप हमने बड़े लगाए, जिसमें पूरे हल्के के अंदर पहले एक प्रोसेस होता है, हर घर में जाके, घर घर में, उसमें ना कोई पार्टीबाजी है, ना कोई जात पात है, फार्म भरे जाते हैं। फिर डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाके चेकअप करती है। फिर जिनके ऑपरेशन वो बताती हैं, जो केस ऑपरेशन के लायक, उनको ऑपरेशन करवाए जाते हैं, हॉस्पिटल में लाके एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन दे के ये सेवा हमारी संस्था करती रही। अभी भी मोदी जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर से लेके मेरे पोते का जन्मदिन है 1 अक्टूबर, हमने 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती तक उसको लगाने का काम किया था। हर साल इसका हमने प्लान किया कि हर साल हम ये 17-18 दिन तक इसको चलाएंगे, ताकि हल्के के लोगों का इसका लाभ मिलता रहे। तो ये सेवाएं जब आप करते हो, तो आपके अंदर जो एक इंसानियत के नाते, जो सबसे बड़ा हमारा धर्म बताया गया है, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में इंसान की सेवा, अगर हम कर लेते हैं, थोड़ी सी परिवार का नाम भी आगे बढ़ता है, तो थोड़ी सी खुद आत्म संतुष्टि मिलती है। इसलिए मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाता रहता हूँ। एक नींद अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। लोगों को गोलियां लेकर नहीं आती, और मैं बिना गोलियों के मंत्री एमएलए रहा, तब तो मुझे 4 से 5 घंटे से फालतू लोगों ने नहीं सोने दिया, या मेरी जिम्मेवारी ने नहीं सोने दिया। अब मैं कई बार 16-16 घंटे भी सो जाता हूँ, 12 घंटे 14 घंटे आराम से। क्यों? जिम्मेवारी लोगों ने मेरे से वापस ले ली, किसी और को पास ऑन कर दी, तो मैं भी इसी मूड में हूँ।
2019 में जी एक बड़ी जीत हुई और जेजेपी का एक ये था कि भाई जेजेपी ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या हुआ? इस बीच किसान आंदोलन भी आए, कोरोना भी आया, तो थोड़ा सा बताएं। और उसके बाद आप एक बार बिल्कुल मुखर हो गए थे। अगर उस टाइम आप इस्तीफा दे देते या फिर पार्टी का स्टैंड ये होता कि हम गठबंधन को तोड़ रहे हैं, तो आज कहाँ होते? जी। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। अब मैं अपना ही अगर राजनीतिक जो कैरियर है उस पर थोड़ा सा 2 मिनट की आपको हाँ, बताना बिल्कुल। चाहूंगा। जैसे मान ली मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हाँ, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। क्यों लड़ा, उसके भी कारण थे। पहली बात तो कि यहाँ जो लोग स्थायी तौर पर बैठे थे वो यहाँ दूसरे किसी को पनपने देना नहीं चाहते थे। हम एक बदलाव की सोच के साथ आए थे। हाँ। तो मैंने जनता के अदालत में जाना सही समझा और मैं जनता की अदालत में गया। जनता ने मुझे करीबन 39,000 के आसपास वोट दिए। हाँ। चुनाव सम्मानजनक के तरीके लड़ा, लेकिन चुनाव में जीत नहीं पाया। लेकिन जो लोग यहाँ कब्जा करे बैठे थे उनका कब्जा टूट गया। एक किस्म से राजनीतिक कब्जा था टुहाना में। कांग्रेस की टिकट आ जाती थी, हाँ। वो अपने आराम से राजा की तरह, उनका एक व्यवहार था लोगों के साथ। लोग उनकी प्रजा थी, प्रजा में से उनको बदबू आती थी, वोट के टाइम में इस्तेमाल होते थे वो लोग। और उसके बाद वो अपना चंडीगढ़ जाके बैठ जाते थे। कोई हल्के की डेवलपमेंट से लेकर उनके कोई एजेंडे पे या उनका कोई विजन या उनके कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। दूसरे को मौका मिला 5 साल के लिए, मैं चुनाव लूज किया, मेरे को भी भूमिका मिली। मैंने कांग्रेस में उस टाइम के अध्यक्ष के साथ काम करना शुरू किया, ज्वाइन करके। लास्ट में आगे पार्टी में जो भी उनके समीकरण रहे, वही कब्जे वाली बात थी। हमारे उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो भी थोड़ा सा उस टाइम डगमगा गए और हमें कंसिडर नहीं करवा पाए। तो हमारे पास ऑप्शन था दोबारा इंडिपेंडेंट चुनाव में जाने का। जनता लड़ाना चाहती थी, एक संगठन खड़ा हो चुका था, एक सबने एक मन बना लिया था कि हम राजनीतिक बदलाव लेके आएंगे। अकेले बबली की सोच नहीं थी। ये उन सब जो पीड़ित लोग थे, जो प्रताड़ित लोग थे, जो एक टोहाना के डेवलपमेंट चाहते थे, जो टोहाना में एक सम्मान की राजनीति चाहते थे, वो सब मेरे साथ एक संगठन के रूप में खड़ा हो चुका था। सोशल संगठन साथ साथ पॉलिटिकल भी धारणा बढ़ चुकी थी लोग, इसीलिए मुझे चुनाव लड़ाया गया था। दुष्यंत जी ने जब कांग्रेस में टिकट ना मिलने पर दुष्यंत जी ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया। 24 करोड़ रोड पे काफी लोग, करीबन 8-10 हज़ार लोग टोहाना के वहाँ गए हुए थे। हालांकि मैंने मना किया, लेकिन उस टाइम हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा जी लोगों को बुलाओ। मैं ऐसे बुलाने से टिकटें थोड़ी मिलती है, टिकटें तो पार्टी अपना फैसला लेती है। चलो, फिर भी नेता होता है, उसकी आपको बात माननी होती है जी। दुष्यंत जी ने फोन किया तो मैंने उनको मना किया, जी मैंने तो इंडिपेंडेंट जाना है, हमारा शायद मुश्किल रहेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, एक बार बैठना है। तो चलिए, उनका मैं बड़पन ही कहूँगा, हम मिले जुले। 29 की बात शुरू हुई भी, 29 तक हम संघर्ष करेंगे और फिर आएंगे। तो मैंने मजाक में कह दिया जी, मगर मैं तो अभी पिछले 10 साल से लगा ही हुआ हूँ, एक चुनाव तो पहले यूज कर चुके हैं, अब ये 10-11 साल हो गए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बोले नहीं, अब की बार आप जरूर जीतोगे, इंडिपेंडेंट जीतोगे, साथ मिलकर चलते हुए, एक संगठन में ताकत होती है। चलो, उन्होंने एक पॉजिटिव बात बताई, हमने समझी भी, हमने साथ जाके चुनाव लड़ा। ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत लोग उन्होंने अपने साथ जोड़े और 10 सीटें हम ले आए। सीटें लेने के बाद भी उन्होंने कोई ये फैसला संगठन पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने का, उस टाइम तक पहले नेता चुनना होता है। हमने उनको नेता चुना और नेता चुनने के बाद फिर फैसले में भी पूछा गया, तो उसमें भी हमारी राय उनके साथ थी भी, ठीक है, अगर पार्टी में गठबंधन में हमें एक ठीक मान सम्मान के साथ हमारे हल्कों में लोगों के लिए अगर हम कुछ कर पाए, अगर वो लेते हैं तो हमें जाना चाहिए। चलिए, उसके बाद किसान आंदोलन की आप बात जो पूछ रहे हो, मंत्री पद की बात पहले ही होगी थी भाई, मंत्री पद तो दिया जाए कम से कम, एक सम्मान की बात हुई थी। उस टाइम तो ये भी न था ना भी सरकार में आएंगे, उस टाइम तो एक संघर्ष की बात हुई थी। अच्छा। और उन्होंने एक बात कही थी, जो चाहे वो लेट पूरी हुई, चाहे वो कैसे भी हुई, ये कहा गया था भी आपको बराबरी का सम्मान मिलेगा। हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो, तरीका देने का थोड़ा सही नहीं मुझे लगता, लेने का देने का जो भी था। तो उसके बाद जब ये किसान आंदोलन उठा, मेरे यहाँ से पर्ची काटने आते थे, मेरे गाँव के थे, चाचे दादे लताऊ लगते हैं, मेरे से भी पैसे पूछे। मैं कह यार क्या कर रहे हो, ये सेंटर ने फैसला लिया है। और एक माहौल में एक ऐसा बना दिया गया उसको कि बस जैसे किसानों को सड़क पे लेके आना था, एक आंदोलन के रूप में अराजकता का सा उसके बैकअप के लोगों का मुझे लगता है ऐसा मन था उनका। बात अपनी रखनी चाहिए जी, अगर कहीं लगता है गलत हो रहा है तो। चलिए, टारगेट हम लोग कर लिए गए, मैं भी, मेरे हल्के में टारगेट हुआ, जेजी भी टारगेट हुई, हम सबसे ज्यादा हम टारगेट हुए। इस्तीफा दो जी, मैंने कहने लगा भाई 10-12 साल विधायक बनाओ, मेरे इस्तीफे ना तो कानून हटेगा और ना कानून इम्प्लीमेंट होगा, ना मैं इसको बनाने वाला, ना मेरी बनाने की क्षमता, मैं तो विधायक हूँ। चलिए, वो चलता रहा। बाद में दुष्यंत जी से बात हुई, लोग सड़कों पे थे, मैं गुड़गांव बैठे हूँ बिजनेस में, एक स्टेट की भी छवि धूमिल हो रही थी जी,
किसान का बेटे के साथ साथ मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। जब आपकी स्टेट की छवि धूमिल होती है, एक आंदोलन उग्र रूप या उसकी एक मैसेज गलत होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे एक इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, ग्रोथ रुकती है। मैंने अपने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। दुष्यंत जी से मैंने कहा जी इसको किसी भी तरीके से, हम 2-3 बार मेरे को भी साथ लेके गए, उस टाइम के जो कृषि मंत्री थे, अब मैं भी मिल गया उनके साथ पे इसको किस तरीके, लेकिन वो एक बड़े लेवल पर था, केंद्र की सरकार का फैसला था, मोदी जी ने उसमें अपना फैसला लेना था, वो चलता रहा और उसका इफेक्ट हुआ। और जो इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, इस्तीफा तो किसी ने दिया था, दोबारा चुनाव जब करवाया गया उनको दोबारा से चुनाव में आने के लिए, तो 8,000 इस्तीफा कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन एक लोगों की उम्मीद हो जाती है सर, आप लोगों को कह रहे हैं कि टारगेट जेजेपी को किया गया, जेजेपी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि एक उनकी उम्मीद ही थी, आप किसान के बेटे हो, तो इसलिए शायद लोगों को लगा कि ये लोग ठीक रहेंगे। हो सकता है लोगों की सोच अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वो फैसला तो उस टाइम दुष्यंत जी ने लेना था भी हमें इस्तीफा देना चाहिए, हमें अपनी सपोर्ट वापस लेनी चाहिए। सरकार तो चलती बीजेपी की, उस टाइम भी चलती, उस टाइम भी इनके पास 7-8 विधायक इंडिपेंडेंट थे, सरकार तो बीजेपी ने अपनी चला लेनी थी। हाँ। वो फैसला तो अब हमारे से जब जो पूछा गया, इतना हमने अपनी उसके अंदर जरूर सहमति जताई थी कि ये शॉर्ट आउट हो, किसान सड़क पे नहीं, घर पे होना चाहिए, खेत में होना चाहिए जी। इतना तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन हमारा भी एक दायरा था किसी बात को किसी लेवल तक कहने का या उसको इम्प्लीमेंट कराने में, उतनी ज़्यादा ताकत हमारे पास नहीं थी हम किसी चीज़ को कह के उसको इम्प्लीमेंट करा सके। हाँ, लेकिन हम उसमें डिस्कशन में जरूर बैठे थे। डिस्कशन में हमने ये जरूर अपने जितने फीडबैक था प्रदेश का था या जो भी हमारे पास नेगेटिव था या पॉजिटिव, हमने वो सरकार में उस टाइम मुख्यमंत्री की बात हो या दूसरे के पास हो रखने का हमने काम किया था जी। तो फैसला, आपने लेकिन पार्टी के नेता का होता है। आपके वीडियो काफी वायरल हुए और एक दिलचस्प रहते थे, मतलब बड़े मजाकिये भी रहते थे कि लोहे के कच्छे सिलवा लो भाई अगर पब्लिक में देखिए, जाना कई है तो। होता क्या है कि मैं जो एक पॉलिटिकल आदमी को बिल्कुल बातों को कहाँ कितना बोलना है, और वैसे तो पॉलिटिकली जो नेताओं की एक छवि होती थी, जो नेताओं की एक कार्यशैली होती थी, आज वो बहुत कम लोगों में बची है। अब मैं खुद आज आपके सामने व्हाइट कुर्ते पजामे में बैठा हूँ जी। जब मैं शुरू में आया था मैं दौड़ी पुलिस बोलता था भाई, कुछ दौड़ी पुलिस यहाँ भाई छोटे लेवल पे, चाहे नीचे लेवल पे चले जाओ, चाहे आप हल्का लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, या फिर प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे। राजनीति में पहले की जो लीडरशिप थी और आज की लीडरशिप में जो एक ये ज़्यादा हाई तोबा मची है ना, इससे कहीं ना कहीं जो उनके जो एथिक्स थे उनमें कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज होता है, और वो जो ज़्यादा प्रदेश देश के, मुझे ऐसा लगता है, हित में नहीं है, आम लोगों के हित में भी नहीं है। और अब तो ये मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस बहुत लोगों में ज़्यादा बढ़ गई है, उसका कई जगह लाभ भी है, कई जगह उसका नेगेटिव भी है। तो मौका मिला जब हमने काम करके दिया, बड़े बदलाव 15 स्तरीय कार्यक्रम में अपनी टोहाना कंस्टिट्यूंसी के लिए लेकर आया, और हर अलग से जो डिपार्टमेंट थे उनको मिलाकर, पंचायत के मिलाकर 15 सुविधाएं मेरे गाँव तक पहुँची। विधायक के नाते टोहाना में ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करा सकूँ, मंत्री के नाते मैं पूरे प्रदेश के हर गांव में काम करा सकूँ, वो प्रयास मैंने किया। अब उसमें कितने लोग संतुष्ट हुए, कितने उसमें संतुष्ट मैं नहीं कर पाया, तो 100 के 100 तो कई बार प्रभु श्री राम से भी नहीं हुए थे। अब मैं तो सबको कैसे कर पाता। गुस्सा जल्दी आ जाता है आपको? ना, कोई गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल कूल, कभी मेरा बीपी ऊपर नीचे नहीं होता, आज तक का रिकॉर्ड है। किसान आंदोलन में तो हुआ ऊपर नीचे? नहीं, बीपी नहीं कहेंगे, एक वो मेरी भावना थी, वो थोड़ी सी जब मैं बोलता हूँ लगता है दूसरे को कि थोड़ी सी आवाज में खरारापन है, अग्रेसिव लगती है, लेकिन अग्रेसिव, मैं शरीर से अग्रेसिव नहीं हूँ। यानी कि जैसे बीमारी, कई बीमार होता है ना कोई आदमी, बीपी से अग्रेसिव है, वैसे बॉडी के अंदर फ्रीडम फाइटर का खून है, उसका पोता हूँ तो थोड़ा सा इतना, तो फिर बॉडी में जो डीएनए है वो अपना असर तो थोड़ा मोटा कहीं ना कहीं रखेगा ना, एकदम से आप उसको कैसे खत्म कर लोगे। और सच्चाई और अच्छाई के साथ अगर आप बात अपनी मजबूता मुखरता से रख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो गुस्से की बात है। वो सच्चाई को कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और उसको सुनने के लिए उससे बड़ा कलेजा चाहिए। तो मैं सच बोलता हूँ, पब्लिक हित के लिए काम करता हूँ, प्रदेश हित के लिए मौका मिला जब वहाँ काम किया, अपने टोहाना की जनता का सेवादार हूँ, सेवा करता हूँ। जी। रामकरण काला का एक बयान आया है, उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ तक की बात हुई थी और 6 विधायक तैयार हो गए थे, मेरे साइन होने थे, और देवेंद्र बबली की ओर से ऑफर आया था कि जेजेपी पार्टी के संस्थापक हम ही बन जाते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिएगा, सरायाम झूठ, कोरा झूठ। मेरे साथ विधायक रहे हैं, आपको पता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किस बैकग्राउंड से हैं, कितने एजुकेटेड हैं,
क्या उनको बोलना चाहिए, और कोई ऐसी बात तो बोलते हैं जिसकी कहीं कहीं कम से कम प्रदेश की जनता में कुछ वो बात हजम हो जाती। जब ये सारा सरकार, जब मुख्यमंत्री चेंज हुए और हमारी सपोर्ट विड्रो हम अलग हुए, तब सब में अपने अपने राजनीतिक जमीन तलाशने में लग गए थे। मैं उस दिन अपने जाखड़ गांव के प्रोग्राम में था। मेरे पास हमारे विधायक ईश्वर सिंह जी थे, अपने ये जोगीराम जी थे, एक दो और शायद थे। इन दोनों दिनों के फ़ोन लगातार बजे, कहाँ हो? मगा जी मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये सर्विसेज हैं, ये विड्रॉ है। तो मगा जी यहाँ तक तो गाड़ियाँ लेकर ही आएंगी चंडीगढ़, यहाँ से अपनी गाड़ी आ रही है। मजाक करने लगे, तुम यहाँ छोड़ देंगे? बोला नहीं नहीं, यहीं उतरो, आप ये सरकारी सुविधा अवेल नहीं कर सकते। तो एक मजाक चल रहा था आपस में। तो मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ बैठे, बात चलने लगी क्या करना है। तो मैंने स्पष्ट रूप में कहा भी देखिएगा, हम लोग दुष्यंत ने जब हमें जोड़ा, हम सब अपने अपने राजनीतिक तौर पे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जहाँ आप लोग चाह रहे थे या मैं चाह रहा था, वहाँ हमारी एडजस्टमेंट है। कुछ बीजेपी के लोग थे जिनको टिकटें मिली, कुछ कांग्रेस के लोग थे, कुछ अपने और कहीं काम कर रहे थे, कुछ सोशली काम कर रहे थे। जैसे मैं सोशली काम कर रहा था, कांग्रेस में काम कर रहा था, तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद अब मगर सबसे पहले मैं दुष्यंत से बात करके गया था। गठबंधन हमें लगता नहीं था बीजेपी करना चाह रही है, तो अपनी सब राजनीतिक जमीन तराश रहे थे, हमें कैसे करना चाहिए। इंडिपेंडेंट लड़े, बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े। तो उस टाइम काला जी के घर में कोई परिवार में कोई डेथ थी, तो ईश्वर सिंह ने कहा भी चलो हाँ बैठना भी है और बैठ के आते हैं। हम दोनों तीनों साथ ही गए थे, मैं ईश्वर सिंह जी और मैं वहाँ बैठे। हम उठ के चलने लगे, उन्होंने हमें कहा कि 2 मिनट बात करनी है। वो अलग साइड में घर ही नहीं के परिवार का था या नहीं था, मुझे नहीं पता। वहाँ बैठे, क्या करना है, कैसे करना है। मगर जी हम तो एक बार मिलेंगे, उस टाइम मनोहर लाल जी से मिलेंगे, या और जिनको किसी ने कांग्रेस में किसी को आश्वासन दे रखा था, किसी ने आश्वासन दे रखा था। सब अपने अपने चक्करों में थे, कोई पार्टी तोड़ना ये तोड़ना कुछ नहीं। हाँ इतना जरूर हुआ था, जब मैंने शुरू में सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई अब साथ रह ली, इतना टाइम रहना तो इस्तीफा दे के जहाँ भी जिसके साथ काम करना है तो हमें वो करना चाहिए। मैंने अपनी टीम में बात की, तो कहते नहीं जी अभी 6 महीने हैं, तो अभी तो काम बाकी है, इनको कराओ, ये करो, चुनाव में जाएंगे जब देखेंगे। तो ये जो बयान था, ये बिल्कुल मैं कहूँगा एक अनमेच्योरिटी वाला बयान दिया उन्होंने, जो उनको मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था। उसे कहीं ना कहीं जो एक मान मर्यादा मेरे दिमाग में भी थी, वो भी घटी है। बात वो कही है अगर आपके साथ कोई बात हुई हो, और ये मुंह से फाड़ के कह देना 50 करोड़ रुपए। पहले आप अपनी हैसियत देखो कि 50 करोड़ की क्या बात कर रहे हो, कौन देगा और क्यों देगा, क्या था ऐसा उसमें, और क्या किस लिए देना। पार्टी बनानी है, पार्टी नहीं अपनी बना लेंगे ऐसी नो बताई। तो पार्टी बनाने में कितना टाइम लगता है, दुनिया बनाती है, दुनिया ने बना के लड़े हैं चुनाव, लेकिन हमारे वो एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा टोहाना में हम कुछ करके दिखाते हैं। इस 5 साल चलो जनता का सर माथे, हमने एक शुरुआत कर दी थी और वो गाड़ी कॉम्पिटिटिव ले आए थे। 5 साल अगर जनता मुझे मौका दे देती तो मैं एक बदलाव टोहाने में कर देता, तो उसके बाद एक उदाहरण स्थापित हो जाता है जी। अपने प्रधानमंत्री जी गुजरात में पहले बार जाके मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री वैसे थोड़ी बन गए वो। पहले उन्होंने एक स्टेट में अपने आप को प्रूव किया। ठीक है विजन लंबा था, लेकिन पहले उस स्टेट को बदलाव किया ना। लगातार 3 बार लोगों ने मौका दे दिया। गुजरात के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट लेकर गए। फिर पार्टी में भी एक उनके अंदर क्षमता दिखी देश चलाने की, और हमारे देश के लोगों को भी उनके अंदर एक क्षमता दिखी। आज मोदी है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। पहली बार जब पीएम बन के आए थे, पूरा मुझे याद है, चलो हम बीजेपी में नहीं थे, लेकिन मैं उनको सुनता था। मैंने देखा कि उस टाइम एकदम एक ऐसा तूफान आता ना, ऐसा हरियाणा प्रदेश में जब दोबारा तूफान आया था कि, और उसी का लाभ ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया जो कभी गांव के पंचायत मेंबर नहीं बन सकते थे, वो विधायक बन गए उनके नाम से। और जो मोदी साहब की जो एक विचार था करप्शन मुक्त, जीरो टॉलरेंस, लेकिन यहाँ उस टाइम से लेके वो धरती पर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। 6 महीने के बाद वही जो कांग्रेस में एक पुरानी, मैं नहीं लेना चाहता, एक व्यवस्था ही चली आ रही थी, वो एज इट इज वो शुरू होगी दोबारा। नेता बदलाव चाहता है, बदलाव किए भी हैं। बड़ा बदलाव आज आप देश में देख रहे हैं, देश की एक जनता बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। अब तो मैं भी बीजेपी से चुनाव लड़के बीजेपी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो लीडरशिप वही है जो लोगों के हित के लिए, अंतिम छोर बैठे हुए इंसान के लिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर परिवार तक पहुंचे। ठीक है वो सारे के सारी चीजें 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती ग्राउंड पे, और
इसीलिए आज जो विपक्ष आज आपको धरातल पर नजर नहीं आता। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका क्यों है? आज देश भर में आप 3-4 स्टेट के चुनाव थे, वहां रिजल्ट बीजेपी के या मोदी जी के नाम से इसीलिए तो आया है ना। कुछ उन नेताओं की, वहां के नेताओं की अपनी खासियत रही होगी, कुछ मोदी साहब के आशीर्वाद रहे होंगे, तब जाके अब हरियाणा में को सोच सका तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। अभी तो पीछे कांग्रेस की लहर चल रही थी 24 में। पिछली बार जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, बीजेपी का 75 पार का नारा था। मुझे यहाँ 53,000 वोट, 1,758 वोट दे दिए। और यहाँ जो बीजेपी कद्दावर अपने आप को नेता बताते हैं, 53,000 से लोगों ने निपटा दिया था। क्योंकि कर्म 5 साल में कर्म कांड ऐसे कर दिए थे, जनता बदलाव पहले से बदला, बोले जी इससे तो पहले वाला खरा था। फिर मेरे लिए भाई एक बार ये मौका देना चाह रहे थे। अब 80,000 वोट मुझे मिले और 1 लाख से करीबन 20,000 वोट कटा। भाई एक शेर के शिकार के लिए सारे लकड़ बग्गे इकट्ठे हो गए। तो फिर 24 में तो ये बोले कि पहले वाला भी अच्छा नहीं था और अब वाला भी अच्छा नहीं है, कांग्रेस को जिता देते हैं। कांग्रेस में नहीं, मेरे लिए शायद हो सकता है बुराई करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे जी, लेकिन अगर वो अंदर आत्मा को, अपने परमात्मा को याद करके कहेगा, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो एक बात जरूर कहेगा कि बबली ने काम किया है। आप भी आते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, सारी पार्टी को वैसे सोशली रूप में मिलते भी थे। मगर जी फिर वोट किसके लिए दिया? बोले कांग्रेस आ रही थी। मत तुम्हें क्या फायदा था कांग्रेस आने का? 10 साल कांग्रेस थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी थे, यहाँ से जो अब विधायक बने हैं वो 2 बार के मंत्री थे। क्या एक बार भी कोई प्रोग्राम मुख्यमंत्री ने टुहाना में आके दिया उस टाइम के कांग्रेस के टाइम में? क्या एक बार भी ये कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जो टुहाने को आगे बढ़ा सके? अब तो पछतावा है, मुझे पता है लोगों को। उसके बाद बदला था, और मैं इंडिपेंडेंट ना लड़ता तो ये बदलाव भी शायद ना होता, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ कब्जा था। वो कब्जा तो मैंने ही तुड़वाया आके ने, वरना ये कब्जा टूटता नहीं। 2-3 चुनाव में पहले वो लड़ चुके थे। ये सीट कभी बीजेपी को नहीं जाती अगर मैं यहाँ से चुनाव ना लड़ता। ये कहीं ना कहीं उस टाइम इन लोगों का भी यहाँ जनाधार था। हाँ। और कांग्रेस का था, यहाँ कांग्रेस माइंडेड लोगों की सीट थी, तो इन दोनों में शिफ्ट हो जाना था। वो 40,000 वोट मुझे आए, कुछ और बहुत से उस टाइम, चलो चुनाव में हर चीज पॉसिबल होती है, और कुछ 2-3 चुनाव लड़के उन्होंने दुनिया का हार पैर ज्यादा जोड़ लिए थे, गोड्डे ज्यादा रगड़ लिए थे, तो कई बार जनता भावना में भावुक भी हो जाती है। तो फिर आपका धन्यवाद नहीं किया? मेरा धन्यवाद तो कभी भी नहीं किया, मेरा तो आज भी करना चाहिए, आज भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। जबकि धन्यवाद तो मेरा ही करना पड़ता है सबसे पहले। हम बिल्कुल, हाँ, टेक्निकली देखा जाए, अगर अंदर आत्मा पर हाथ रख के देखेंगे तो विधानसभा में कभी दर्शन नहीं कर पाते अगर देवेंद्र सिंह बबली टुहाना से 2014 का चुनाव ना लड़ता। ये फैक्ट्स हैं, ये आंकड़े हैं, रिकॉर्ड पे हैं। या उधर जाती या उधर जाती, 2 बार वो जीते हुए थे। उनका तो एक ही फार्मूला है, लोगों से ना बात करो, ना मिलो, ना फोन उठाओ, फोन स्विच ऑफ रखते हैं। जब आप मिलोगे नहीं तो किसी को कुछ कहोगे नहीं। अच्छा, लोगों का ऐसा ही है, सादगी बहुत है लोगों में, बूढ़ापन भी बहुत आज भी है। अब हमने इतने डेवलपमेंट दी, इतने काम दिए, अब सारे मेरे गीत गाँव, कल भी मैं कई गाँवों में 10 गाँवों में घूम के आया, बस जो काम बहुत किया, वोट किसकी एड़ी थी? फिर कौन बोल ले आगे है? मगर मैं तो अभी अफसोस में आए बैठे हूँ, जिसकी डाली थी, मगर आने का है उनका कोई कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं। कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख, और एक ढाल लेके बैठे हैं, क्योंकि कर्म कांड ऐसे किए हुए हैं कि इस ढाल के चक्कर में अपनी दुकान चलाते हैं। एक 2 कर्मकांड तो बता दो जी। सारा ही पता है जी, जो मरबों में बैठे हैं, मुरब्बे क्यों मिले थे? शहीद आजम भगत सिंह, जिनको आज हम अपना आदर्श मानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है कि उनको टंगवाने वाले ये लोग थे, फांसी पे चढ़वाने वाले। और फिर टुहाने के गद्दार, देश के गद्दार इकट्ठे हो गए सारे। टुहाने से तो गद्दारी हुई है, टुहाने के लोगों से गद्दारी हुई है, जनता के समझ में आ गई भी हमारे से गद्दारी करके लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ, अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी कमीशन खोरी, दलाली, अपनी दुकान चलाने की राजनीति, यहाँ जो अपने आप को नेता बना के चलते हैं, तरह तरह के ढोंग रचने वाले लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ये जनता के शुभचिंतक नहीं है। वरना नेता अपने जो विपक्ष का साथी होता है उसकी विदाई करता है। मैं कर देता हूँ, जो काम उनके कराए मैं कह देता हूँ, शुरुआत उन्होंने की थी भाई, पूरा मैंने करवाया है। आज हमने शुरुआत करके हमने ही सारे काम पूरे करवाए हैं। एक भी काम अगर 5 साल में कोई नया लाके इंप्लीमेंट करा दे, आप भी यही क्या कुछ हुआ जी 2.5 साल में? जैसे आप मैंने यहाँ सबसे बड़ी मांग थी, यहाँ हमारे यहाँ रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बिल्कुल जर्जर था, बहुत बड़ी समस्या थी। सूरा वाले रोड से लेके मेरे जाखड़ तक का रोड 148 भी
कांग्रेस की सरकार में 10 साल काम नहीं हुआ, उससे पहले वाली सरकार में नहीं हुआ, बाद में बीजेपी में भी नहीं हुआ काम। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो करवा नहीं पाए, उनको करवाना नहीं आता था या वो करवाना चाहते नहीं थे। मैंने उसकी शुरुआत की, मैं गड़करी जी से 2-3 बार मिला, एनओसी के इशू थे और इशू थे, उसका करवा के क्लियर मैंने इस रोड को बनवाने का काम किया। हालांकि रोड अटकाने का हम लोगों ने किया, मैं वो नहीं बताना चाहता जी। उसके एनओसी तक रोकने के लिए उन्होंने बड़े अधिकारियों को, सेंटर के अधिकारियों को फोन किए, अभी रहने दो इसको, इस टाइप के फोन वहाँ गए हुए हैं। लेकिन मैं जाके बैठ गया, मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके इसको करवाने का। हॉस्पिटल की मांग थी, ऐसा नहीं पिछले के हाँ जी हमने मंजूर कराया तो 10 साल तक बनवा क्यों नहीं पाए भाई? मैंने कैसे बनवा दी 2.5 साल में ही? वो बिल्डिंग आज 7 मंजिली बन के खड़ी हो गई है मात्र 2 साल में। ये तो 10-10 साल तक तुम कहाँ थे? 5-5 7 तक आप लोग कहाँ थे? हॉस्पिटल हमने बनवाने का काम किया। बस स्टैंड जो बहुत बड़ा समस्या शहर के लिए बनी हुई थी, बाईपास बनना था, शुरुआत कराई थी, पूरा क्यों नहीं कराया? यहाँ जमीन ले लें, इसके रेट बढ़ जाएंगे, यहाँ न्यू कर लें, यहाँ ये कर लिया, अपनी स्कीमों में अपनी गोटियां फिट करते रहे। हालांकि वो पता नहीं हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन बस स्टैंड नहीं करवा पाई, वो हमने करवाने के देने काम किया। मेडिकल कॉलेज जो बहुत बड़ी मैं कहूँगा एक उपलब्धि मेरे टोहाना के लिए, वो अकेला बबली नहीं लेके आया। हर टोहाना का 36 बिरादरी के समाज में से हमारे प्रबुद्ध लोग थे, सोशल संगठन थे, धार्मिक संगठन थे, पार्टी से ऊपर उठ के पूरा टोहाना मेरे साथ एकजुट खड़ा हुआ। तब जाके हमने कॉलेज का अप्रूवल यहाँ लिया, उसकी ज़मीन हमने देने का काम किया, उसका DPR हमने क्लियर करवा दिया, FD में फंड उसका क्लियर हो चुका। हाँ मैं सीट पे नहीं हूँ, वो थोड़ा डिले है, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय बढ़ेगा। लेकिन पानी को लेकर समस्या थी। हाँ। हर दूसरे गांव में आप जाएंगे, पूरे गांव का सर्वे कीजिए, हर गांव में जहाँ वाटर बक्स में टैंक की जरूरत थी, जल जीवन मिशन सेंटर की स्टेट का मिलीजुली स्कीम, सेंटर की स्कीम थी, शेयर बेसिस पे स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना था। मेरे को समझ में आ गई थी, हमारा नहरे पानी, मोदी जी का नारा था जल जीवन मिशन के अंतर हर घर नल, हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से जल। मैंने उसको दिया हर घर नल के माध्यम से नीला जल। नहरों का पानी बाखड़ा का हमने जोड़ने का काम किया, स्कूलों का सुधारने का हमने किया, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, पशु हॉस्पिटल बनाने हैं, पार्क बनवाने हैं, इतने काम शहर के अंदर था। बड़ी समस्याएं थी पानी भराव की, कितनी सरकारें आ ली, कितने मंत्री विधायक यहाँ से बन लिए और ताकत में रहा टुआने की सीट। लेकिन अब मैंने करवा के दिया। पानी जो पानी 3-3 दिन नहीं निकलता था, 70-100 mm बारिश हो जाती है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर पानी रुकता नहीं, निकल जाता है। इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ काम करने की होनी चाहिए। 1924 में तो जी टोहाना को वो पद दिए हैं जो पूरे हरियाणा में किसी उसमें नहीं होंगे। विधानसभा में प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी का, उसके बाद फिर आप मंत्री हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से एक CM सिटी से भी ज्यादा काम यहाँ दिखने चाहिए। वो मैंने करवाए ना, आप RTI लगा के सारे कामों का लीजिए जायजा, या मैं डिटेल दे देता हूँ क्या क्या काम हुए। मात्र 26 महीनों में 2600 करोड़ की डेवलपमेंट में टुआना के लेकर दिए मैंने। मेरे से पहले विधायक भी थे और मैं तो नजदीक लगा, वो तो लगे लगाए नजदीक थे उस टाइम के CM के, कुछ भी करा सकते थे। लेकिन कराने की इच्छा शक्ति कहाँ से जागृत करोगे? इच्छा शक्ति तो आपकी लूटने की है, ठगने की है, चोरी करने की है, कमीशन खोरी करने की। तो आप जनता का काम कैसे करोगे? जिसकी आपके पेट में भूख हो और आप बिल्कुल भूख से तड़प रहे हो और आपके सामने कोई 4 चपाती आ जा रही, उधर 2 भूखे और बैठे हो, तो पहले आप अपना पेट की भूख मिटाओगे, 2 भूखों खिलाओगे। तो यहाँ तो यह हालात रहा है आज तक। सोच में भूख थी, पेट में भूख थी, तो कैसे टोहाना का डेवलपमेंट हो सकती थी? आपके लिए पूरे हरियाणा में जैसे टेंडरिंग का भी एक बड़ा मुद्दा रहा। आपके कार्यकाल में टेंडरिंग आई, सरपंचों ने काफी विरोध हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, तो कहीं ना कहीं छवि पे फर्क पड़ा उस चीज। देखिए उसमें 2 चीजें थी। ये इम्प्लीमेंटेशन 2014 में मनोहर लाल जी कराना चाहते थे, ये फाइल 2000 की चली हुई है। उन्होंने बहुत अच्छे बदलाव किए, जैसे नौकरी को देख लिए, बिना पर्ची खर्ची का काम है, सेंटर की स्कीम से उनको इम्प्लीमेंट करना था, ये हमारा जो आयुष्मान कार्ड है, ऐसे ऐसे अनेकों काम मनोहर लाल जी ने प्रदेश के लिए बड़े अच्छे किए। जब भी आप कोई बदलाव लेके आते हो, कोई ढर्रे को छेड़ते हो, उसमें जो बड़ी मछलियां या छोटी मछलियां बैठी होती हैं या मगरमच्छ बैठी होती है, उनको तकलीफ होती है। पंचायत डिपार्टमेंट तो था ही नहीं, कहाँ पंचायत डिपार्टमेंट था। इन्होंने कोशिश की, मुझे नहीं पता क्या कारण रहे, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। सरकार चलेगी, दोबारा गठबंधन में हम आ गए, ये डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास था। जो ये अमृत सरोवर जोड़ों की बात आ रही है, इसमें जब वो काम करना चाह रहे थे, अब धरातल की सिचुएशन क्या है मुझे भी आभास नहीं था, मुझे भी ज्ञान नहीं था पूरा हरियाणा, मेरे भी कोई भ्रमण नहीं हुए थे। जब मैंने डिपार्टमेंट लिया
तो मैंने कहा ये किस काम को तुम, ये मैंने जब फाइलें चेक की, भाई फाइलें तो इतनी पुरानी है, 7-8 साल हो गए, ग्राउंड पर धरातल पे क्यों नहीं जा रहा है काम। हाँ। तब मैंने महसूस किया, बोले जी वहाँ ये समस्या है, वहाँ ये समस्या, अधिकारी ने मुझे बतानी शुरू करी, मैं क्या समस्या है। बोले जी हम डिगिंग करते हैं, कहीं रेतली मिट्टी है तो मिट्टी खिसक जाती है, कहीं सलज है, कहीं सेम ऊपर आ रही है, चौवे ऊपर है। और एक जो हमारा ये क्या बोलते हैं PWD से हमारा जो टेंडिंग बेस है, इसका एक वो बनता है, तो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करना चाह रहे। फिर मनोहर लाल जी ने इसमें मेरे से पहले ही एक पॉन्ड अथॉरिटी अलग बना ली थी कि वो पूरा सर्वे करेंगे और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसमें इरिगेशन को इन्वॉल्व किया, पॉन्ड अथॉरिटी अलग से डिपार्टमेंट बैठा, पूरे देश का बैठा और हमारे प्रदेश का तो उन्होंने बिठा दिया था। तो इन पूरा करके इम्प्लीमेंट एजेंसी, हमने कहा जी इतना बड़ा विंग है, पंचायत इन्हीं की सोच थी, पंचायत से इसको डिलीवर करे। जब टेंडरिंग आई उसमें पैसे की जवाबदेही थी, रेट सारे के सारे कंप्यूटर में है, कहीं कम ज्यादा है, आप जाके अधिकारी से बैठ के, अधिकारी उनको लिख के अपने सीनियर को भेजे, सीनियर सरकार के सामने रख के उसको ठीक करा सकते थे। हमने कराए भी। जैसे उस टाइम में मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं छोटा, हमारा जो IBP ब्लॉक का काम होता है, अब वो या ईंटों की बात थी, रास्ते बनते हैं खेतों में या जो और भी जगह इस्तेमाल होती हैं, वो पीली ईंटें लगती थी। जब मैं मिनिस्टर बना तो वहाँ शिकायतें मेरे कामों भी आई, यहाँ मेरे टुहाना के कामों में। तो मैंने उनसे पूछा, बोले जी कैसे ले आए? बोले ईंट का रेट तो है 6,000 रुपये, हमारे रेट है 42 रुपये। फिर मैंने मनोहर लाल जी के सामने सारी बातें रखी, तो उन्होंने साथ के साथ उन रेटों को इम्प्रूव करने का काम किया। एक प्रोसेस होता है फाइल चलने का, तो काम में क्वालिटी में सुधार आया। फिर होता था जी काम में जितनी क्वांटिटी लगनी है उसमें एक फेक बिलिंग का सिस्टम था, लेकिन जब ये टेंडरिंग में आ गया तो उसकी काउंटिंग सिस्टम से उठ जाती है। वो विरोध ये था कि हमें अपने हिसाब से काम करने दो, हम 100 के 200 लिखें या 200 के 400 लिखें, कोई पूछने वाला ना। ये था कि सरपंच की जो शक्तियां है वो कम कर दी गई। नो, कोई शक्ति कम नहीं, पैसे की जवाबदेही थी, शक्तियां बढ़ी हैं। पहली बार आप उठा के देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, सरपंच के पास अगर सबसे ज्यादा फंड डायरेक्ट इनके खातों में कभी आया है वो हमारे कार्यकाल में आया है। उससे पहले का टर्म उठा लीजिए या उसके बाद में, और वो फंड आने के बाद धरातल पे आपको नजर आना शुरू होगा। मैं नहीं कहूँगा 100% ठीक हो गया, लेकिन पहले जो एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे ग्राउंड पे पहुंचते हैं, पता सच्चाई का उनको भी था, लेकिन उसको वो ठीक नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतने हाथों से पैसा चलता है। जैसे अब पंचायत डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके अधीन में उनका मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर के बाद आपका ACS हो गया, डायरेक्टर हो गए, आपका चीफ इंजीनियर हो गया, आपके SC हो गया, एक्शन हो गया, SD हो गया, JE हो गया, इधर हमारा ब्लॉक लेवल पे हमारा BDPO, DDPO, ADC, साथ में आ जाओ फिर उसका नीचे आपका सेक्रेटरी। बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन विंग था, एक इम्प्लीमेंट के लिए हमारा इंजीनियरिंग विंग था। इनका कोऑर्डिनेशन की बहुत समस्या थी। जब ये आया तो उनको ये लग रहा था कि हमारी पावर इस पे जा रही है। फिर मैंने सबको बिठा के मीटिंगें ली, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ को दूसरे तरीके से भी टैकल किया कि ये काम हमने नीचे ले जाना है और क्वालिटी के साथ ले जाना है और गांव में हमने बदलाव करना है, ये मैंने कसम खा ली है और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। जो करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो दूसरे तरीके से फिर सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने की, आपने देखा होगा मेरे टाइम में ठीक ठाक कार्रवाइयां की मैंने, जिन्होंने काम में अड़चन डालने का काम किया या काम को ना करने की कसम खा ली थी। जांच भी होंगी फिर आपकी। सरकार तनख्वाह देती है, जनता के पैसे की तनख्वाह है, आपकी जिम्मेवारी डिलीवर करने की है, उसको डिलीवर कीजिए, काम को नीचे ले जाइए। जब भी कोई बदलाव करते हो, कोई टेंडरिंग से सरपंचों का कोई नुकसान नहीं था, कोई उनकी पावर में कटौती नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था उसमें कुछ संशोधन की जरूरत थी। छोटा बजट पे टेंडर इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ फंड के टाइट फंड है, वो उनकी बात जायज थी। उसमें हमने 3-4 बार SOP जारी की, उसको इंप्रूवमेंट किया, लेकिन वो एक पॉलिटिकल रूप मुद्दे बनाने के लिए कि विपक्ष पे काम नहीं होता, वो क्या काम को डिस्टर्ब करने में ज्यादा जोर लगाता है। तो उन्होंने हर कहीं ना कहीं, जिन्हें सरपंच को जरूर थोड़ी हो बीजेपी के सभी पार्टियों के अदर पार्टी के भी थे, तो उन्होंने वो मुद्दा बना के ना उसको फटाफट से उसको इनकैश करने की कोशिश की, सरकार को प्रेशर में लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार अपने फैसले पे स्टैंड रही और इम्प्लीमेंटेशन हुई। उसका ये लाभ हुआ कि जो 15 पैसे वाली बात थी पूर्व प्रधानमंत्री जी की, वो कहीं ना कहीं वहां से हटके कहीं 80%, कहीं 90%, कहीं 60% पैसा ग्राउंड पे दिखना शुरू हो गया। काम में क्वालिटी
और जी। डेवलपमेंट आ गई। संजय जी, कमीशन खोरी की अगर बात करें तो कितना कुछ लगता है कि आज भी कमीशन चालू है? क्योंकि आरोप लगते रहते हैं, आरोप आप पे भी लगे हैं, सभी लगाते रहते हैं, विपक्ष भी लगाता है, ना आपके मैं बड़े आपको- नेता मैं जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगाते रहते हैं। देखिएगा, मैं 2 बात बताता हूँ। हाँ। बबली पे 2 चीज कोई नहीं लगाएगा। अगर वो सही आदमी होगा, किसी पार्टी में होगा, किसी समाज से बिलोंग करता होगा, कि मैं यहाँ पैसे की राजनीति करने नहीं आया। पैसे की लड़ाई, आर्थिक मजबूती की लड़ाई, संसाधनों की लड़ाई सारे लड़ते हैं, मैंने भी लड़ी। जी। मैंने अपने दम पे लड़ी, परमात्मा के आशीर्वाद से लड़ी, और वह मैं 2000 में से लेके 2005-7 तक मैं उस अचीवमेंट में हासिल कर चुका था जिसके लिए लोग आज भी रात को सपने देख के सोते हैं, यहाँ हाँ। पॉलिटिकली जो अपने आप को कहते हैं, हम्म। वो मैं बहुत पहले पूरे करके आया हूँ। मैं सेवा तभी कर पाया जब मेरे पास परमात्मा ने जो था उससे सवाया किया, उस सवाए में से कुछ मैंने यहाँ आके अपना लगाना शुरू किया, अपने परिवार का नाम बढ़ाने के लिए। एक सेवा से मुझे संतुष्टि मिलती है। और जैसे मैं मेरे दादा साहब के नाम से अपनी छाती ठोकता हूँ कि वो फ्रीडम फाइटर थे, देश आज़ादी में उनका योगदान है, ऐसे ही मैं टोहाना की आज़ादी चाहता था। और टोहाना में एक नया इम्प्लीमेंटेशन में लेके भी आया, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन 100% तक मैं जाने के लिए जितना मुझे समय चाहिए था वो समय मुझे जनता ने नहीं दिया। जो करप्शन है ये एक मुद्दा आज भी है। पहली बार जब देश के पीएम मोदी साहब बने तब एक पूरे देश में, देश का तो भ्रमण मैंने नहीं किया था, लेकिन प्रदेश में मैंने महसूस किया था कि यहाँ पर एक लोगों के अंदर एक ये माइंड सेटअप हो गया था कि अब इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे 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 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो प्रेशर रिलीज हो गया। ये कड़वी सच्चाई है। आज भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ लिया, तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ। आज करप्शन का एक मुद्दा है, सरकार उस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। आप देखेंगे रोज कहीं ना कहीं आप रेड हैंडेड पकड़े जाते होते हैं, पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार इसको रोकना चाहती। सरकार का मुखिया है, चाहे आज नायब सैनी जी हैं, चाहे मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री जी थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं रोकना चाह रहे। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए इस पर जड़ से खत्म नहीं हो पाता ये। और रोज की कहीं ना कहीं खबरों में सुर्खियों बना रहता है। और जो सबसे बड़ी बीमारी जो पैसे की ललक लोगों में आ गई है, अपने ब्यों से ज्यादा बिना वर्किंग के कमाने की जो एक पैसा इकट्ठा करने की जो भड़क होगी लोगों में, इसकी वजह से शॉर्ट टाइम पैसा कैसे मिले, काम करके नहीं हासिल करना। इधर से जेब काट लें, इधर से किसी को पकड़ लें, इधर से किसी ले लें, इधर से मांग लें, इसी का लेके ना दें। इस टाइप की मानसिकता जो सामाजिक तौर पर चाहे नॉर्मल इंसान में बड़ी है, चाहे अधिकारी कर्मचारी में गई है, चाहे पॉलिटिकल किसी भी लोगों में गई है, उसका एक बड़ा कारण है। अब ये करप्शन की बात कहते हैं, भाई जब वो लेता है आप विरोध क्यों नहीं करते? मान लीजिए कोई अधिकारी आपसे किसी काम के पैसे मांगता है और वो काम आपका जेन्युइन, आपका अधिकार है संवैधानिक रूप से, तो आप क्यों देते पैसे? ये सवाल है मेरा भी। मैं यहाँ मेरे पास आते पैसे, मैं कहा काला मुंह करने दूसरे का लगा सही खड़े होके ने। हमने मेरे टाइम में, मैं नहीं कहूँगा 100% बंद हो गया, लेकिन हमने हमारे टाइम में, जिले की तो बात नहीं करूंगा, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने वैसे प्रदेश में कोशिश करी कि ये जो बिल्कुल खुली डकैतियां हैं वो चोरी चकारी तक सीमित हो जाए। और मैंने हल्के में तो बिल्कुल जीरो कर दी थी। अपने डिपार्टमेंट की भी अदर डिपार्टमेंट में अधिकारियों को बुला के निर्देश दे दिए थे। मैंने कहा मुझे फंस गए, कानूनी कार्रवाई तो जैसी होगी, मैं दूसरी तरह की कार्रवाई भी करूंगा। जो कानूनी मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कर दूंगा। अगर आप सम्मान चाहते हो, एक अधिकारी के रूप में इज्जत चाहते हो, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि हमने काम करना है। पीछे आपने क्या किया नहीं किया, मैं उसके गड्ढे मुर्दे में नहीं उखाड़ूंगा। इस टाइम अपनी नौकरी पर जो तनख्वाह अकाउंट में आती है, उस पर अपने परिवार का पालन पोषण करो और जनता को सर्विस दो। तो नेताओं के पास भी ऑफर आते हैं सर? आते हैं भाई सब, आते हैं देने वाले। शुरू में सोचते हैं कि जब आप टाइट होते हो, मेरे पास भी लोग माहौल बना रहे हैं, वेटेज बना रहे हैं, भाव बढ़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें फीडबैक हम भी, हमारी भी तो मैं भी तो छोड़ता था ना। अच्छा, अगर नहीं ले रहे तो भाई माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बना रहा है। मैं क्या का माहौल भाई? कभी वो कह रहे थे जी काम तो इतना का है। मैं कहाँ सरकारी कोई रेट लिस्ट है क्या? किस बात के भाई? और क्यों तो तुम देने आए हो, तेरा काम जब जेन्युइन है तो ये तो वैसे ही होने वाला काम है। इसको कौन भाई परंपरा है जी? क्या परंपरा भाई ये? वैसे सिर्फ हमें भी टकरे, लेकिन हमने समझा कि बस भगा दिया, भेज दिया, जो भी किसी को धमका दिया या प्यार से उठा दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन
सिर्फ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि राजनीति अगर कोई ईमानदारी से करना चाहे हाँ। और एक भावना से करना चाहे, एक जुनून से करना चाहे और जन सेवा की सोच से करना चाहे, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं कि आप कितने जरूरतमंद लोगों का काम कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य कि इसको धंधा मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको एक धंधे, एक व्यवसाय, एक बिजनेस के रूप में इसको लेके चल रहे हैं जी। शॉर्ट टाइम के समाज से भी आते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर बढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि जो मैंने दिया है मैं इसको कैसे मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट करूँ। इस ओर से उठ के आपके पास है तो आप वो दे के उसको भूलिए। मैंने आज तक दो दिया, मैं सुबह से लेकर शाम तक दिया तो शाम को भूल के आ जाता हूँ। मेरे से चाहे कोई किसी की कन्यादान में 500 का नोट डाल के सिर पास रखा, चाहे मैंने किसी मंदिर में कोई मत्था टेक दिया, चाहे मैंने किसी खिलाड़ी की सपोर्ट कर दी, चाहे मैंने किसी बेटी की पढ़ने में फीस दे दी, चाहे मैंने किसी की आंख बनवा दी, मैं शाम को उसको आके भूल जाता हूँ कि ये मेरे हाथ से ये कर्म लिखा था, भगवान ने कर मेरे से करा लिया, इसको आज का इसको पन्ने को बंद करो, कल सुबह नया पन्ना खोलेंगे। इस सोच से अगर आप काम करते हो तो राजनीति से बड़ा प्लेटफॉर्म सेवा का कोई हो नहीं सकता। बहुत तपस्या है इसमें जी। अगर आप करना चाहते हो और करते हो तो। जी। 24 में फिर आप बीजेपी में आए, जी। तो हारने का कारण, मेन कारण क्या था? लगभग 10,000 के आसपास का डिफरेंस रहा। हाँ, मेरे को लगभग 80,000 79 के आसपास 1000 के आसपास वोट मिली है और जो जीते हैं शायद उनको 90 के आसपास मिली है। 10 साल तक यहाँ उन्हें दर्शन नहीं दिए, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, किसी बेटी का मुझे लगता है लिफाफे में 500 का नोट डाल के किसी की बेटी के सिर पर हाथ रखा होगा। बाकी तो भूल जाइए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में दान या और वो तो उनकी कभी डीएनए में नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खुद देश के साथ गद्दारी करके सिस्टम को लुटा हो, उससे अगर आप कोई इच्छा सेवा की रखते हो तो वो मूर्खता उस रखने वाले की है, उनकी नहीं है। वो अपनी जगह अपना काम सही कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को आपने बिठा दिया। लोकतंत्र है, आपको नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कई बार मुझे कहते हैं जी आप जो गुस्से की बात आपने कही थी, जब आप सच बोलते हो सच्चाई में गुस्सा ही होता है। बोलते नहीं लोग जी, अंदर अंदर रखते बातों में बोल देता हूँ। ऐसे आदमी को बनाया और मुझे लोगों ने कहा भी जाओ आप अरेस्ट करो। आज पूरा हल्का अरेस्ट कर रहे, आज डेवलपमेंट अरेस्ट कर रही है, आज करप्शन हर दफ्तर के अंदर मेरे पास आते हैं जी पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूँगा, दे आओ। कहते आप ये बात कह रहे हो और मैं जाके सिर फोड़ू, एक मुकदमा दर्ज करवाऊँ क्या करूँ जी। फिर भी चलो गुस्सा होता है कि ये बात बोल तो दी, लेकिन बोलने से काम तो मेरा पूरा नहीं होता। मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, एक यहाँ एक टोहाने की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में आज मुझे लोग देखते हैं। सुबह मैं तो आ रहा था, बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, पॉडकास्ट करने से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, तो एक आदमी आया तो उन्होंने कुंड के लिए कहा आपको। पहले तो आपने थोड़ा उसको कहा, आपका जो बोलने का तरीका है, भाई क्यों बढ़ाऊंगा ये कुंड, लेकिन बाद में आपने फिर उसको सारा एस्टीमेट वगैरह भी लिया, बना के दिया ना। हाँ। वो तो मैं थोड़ा इनको महसूस कराता हूँ भी तुम चाहते क्या हो। हाँ। कुर्सी नहीं चाहते, चाय पानी की व्यवस्था नहीं चाहते, जलील होकर रहना चाहते हो या इज्जत के साथ। भाई जनता क्या चाहती है, भाई मेरा नेता, मेरा जनप्रतिनिधि मुझे इजी अप्रोचेबल हो। मैं इजी अप्रोचेबल था, सेवादार के नाते, एक समाज सेवी के नाते मैं जब भी 3 से 4 दिन यहाँ टोहाना में लोगों के बीच में रहा। विधायक मंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की हाजिरी मिलेगी मंत्री के रूप में, मैं मेरे हल्के में मेरे लोगों के बीच में रहा, प्रदेश में भी गया, चंडीगढ़ भी संभाला। उसके बाद आज मैं हारा हूँ, फिर भी मैं 3 से 2-3 दिन आ जाता हूँ। लेकिन कई बार उस चीज को बताना पड़ता है, भाई आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए मैं यहाँ आया, मैंने पैदा किया। यहाँ तो भाई साहब कुर्सियां नहीं होती थी, एक कुर्सी डलती थी, नीचे बैठते थे लोग जैसे राजे महाराजाओं के समय में, ऐसी राजनीति टोहाने की थी। फिर 5-7 बार लोगों ने बदलाव भी किया, लेकिन सामने वाला उसका भी बाप निकला, भाई इसे तो यही बोला था। ऐसी बातें सुनने में आई, हमें दिया, अब हमारे उन्होंने पहले ही बताया, गणे ही लकड़ पके इकट्ठे हो गए, कहते इसने घेड़ो भाई यो अब की बार जीत गया, जता तो काबू की चीज पहले भी कोई तो जमाई कर रहा होगा। लेकिन हर चीज को सिखाती है, इस हार ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और ये हार किसी के गिरने से मैं नहीं गिरा, ये हमारी टीम के जो कुछ साथी थे जो मायूस हो गए थे, एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कांग्रेस हारी, और उसमें कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। क्यों पार्लियामेंट में जो उस टाइम, मैं किसी नेता के नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे से जो आश्वासन दिए गए थे वहां पर वो हमें ले जा नहीं पाए। बाद में थोड़ी सी एरोगेंसी हमने दिखाई और उसका नुकसान कहीं ना कहीं चाहे उन लोगों के, उन्हें तो अपना काम करना था,
उनका तो धर्म ही यही है कि हमने तो देखो, उनकी लूट की दुकान मेरे यहाँ रहने से बंद रहती है, मेरे यहाँ से जाने से उनकी लूट की दुकान शुरू होती है, और उनकी दुकानें खुली चले जी। उनके कारोबार यही है बेचारों के, उनको धंधा तो ना तो उन्होंने पहले उन्होंने किया, पिछले का तो बुजुर्गों में जाऊंगा नहीं, ना उनके बच्चों को कुछ समझ, ना वो कुछ करने के लायक। हम एक दूसरे के सबको जानते हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लोग एक्टिव है सबको जानता हूँ। नलायक पैदा कर रखे हैं, खुद नलायकी, कर्म उनके कांड कैसे रहे सबने पता है, टीवी चैनलों पे चले। तो अब जब आगे जनरेशन को आप अगर सिस्टम में नहीं दे पाओगे, और उनको भी वही चीज घर में जो आती दिखेगी तो वही सीखेगा ना वो, तो उसको क्या सोचते हो, काम करके खा लेगा कभी ना, वो किसी न किसी की जेब पे सवेरे कंची के दार लाके चलेगा भाई, कोई ना कोई तो 4-5 काटूंगा, एक में तो कोई 100-200 रुपये निकल ही आएंगे। तो जेब कतरे की भूमिका में यहाँ के लोग घूमते, वो अपना काम कर रहे हैं जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ जी। दोनों ही मनोहर लाल खट्टर जी के लाडले हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की बात करें, और आप तो अभी आए और उनके लाडले बन गए, तो उसके बाद भी सारे कुछ तो हारने का कारण कुछ ना कुछ था कि बीजेपी में जो गुटबाजी की बात चल रही है, तो है था कुछ। हाँ, नुकसान होता है अगर गुटबाजी है पार्टी में, नुकसान होता आपके कार्यकर्ता का मन नहीं मिल पाया, आपका भी मन नहीं मिल पाया, ठीक है दादा पोता थे, लेकिन एक वो चीज, वो प्यार नहीं दिखा पाए आपस में। देखिए मैं बताता हूँ, नाते में बड़े हैं मेरे, लेकिन बड़े वाले कर्म तो कभी नहीं किए ना, पार्टी में बड़े थे, एक मौका मिला था, मान लीजिए मैंने ही गलतियां कर रखी थी सारी, मैं तो वैसे ही तीसरी पीढ़ी का हो गया, पोता ही हो गया मैं तो, वैसे ही बड़े थे। और फिर मान लिया मैंने पॉलिटिकली गलतियां कर रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा स्वभाव मैं बोल देता हूँ, वो रूढ़ लोग हैं, मैं स्पष्ट हूँ, ये फर्क है ना। स्पष्ट आदमी, सच्चा आदमी, अच्छा आदमी बात ज्यादा पेट में पचा नहीं पाता, मैं भी कम पचा पाता हूँ, ये मेरी रांदी कमजोरी लगाओ या मेरी खूबी लगा लो। कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। जब हम सरकार से अलग हुए उस टाइम में मैंने बताया, जो आपने बताया, जो हमारे विधायक साथियों ने जो बातें की, वो सारी निर्धार थी, कुछ ऐसी कोई सी के कहीं, हाँ ये जरूर था भी सब अपनी अपनी पॉलिटिकली अपना प्लेटफॉर्म तलाश रहे थे, इकट्ठे मिलके कहीं बैठ लें, तो उसमें कोई भी पार्टी उस टाइम उस लेवल पे अलग अलग अपनी सीटों के हिसाब से अपना अपने समीकरण पार्टियां बना रही थी। तो जो 6-7 की बात थी वो सच है, वो झूठ नहीं है। लेकिन जो इसमें ये जो लेने देने वाली बातें, ये इनकी शायद कहीं चर्चा भी नहीं होगी, मेरे हिसाब से कहीं चर्चा भी नहीं है, ये सब कोरा झूठ है, कोरा झूठ। लेकिन किसका मुंह थोड़ी पकड़ा जा सका है, कोई कितना बोल दो। आजकल तो झूठ बोलने वाले तो बड़ा ऐसे बोलते हैं कि जैसे सच बोलने वाला आगे शर्मा जाए, और झूठ बोलने वाला कॉन्फिडेंस से बोल देता है। जब ये टिकट मुझे दी गई, आपने बीच में बड़ी बात की, आपने कहा कि जो 6-7 वाली बात थी वो सच थी, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं था। कहीं नहीं था, वो भी कोई पार्टी तोड़ने की बात नहीं थी, ना कोई पार्टी तोड़नी थी, ना कुछ और करना था। सिर्फ ये था कि अगर मोटा मोटा सबका उस टाइम बीजेपी में जाने का मन था, और मुझे लगभग कंसिडर बीजेपी ने कर लिया था, मुझे आश्वस्त कर दिया गया था आप चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ जो मैं किसी का नाम लेना चाहता है, कमरे की बातें कमरे में रह जाए, बेटर होती है। मैंने कहा जी ठीक है, फिर आप लोग हैं तो एक बार मिल लें। हम सारे वहाँ 4-5 वहाँ इकट्ठे हुए, फिर वहाँ गए, फिर उस दिन वहाँ गए तो उसने भी अलग से फिर जाके, उसका खुद में इंटरेस्ट था, वो भी तो विधायक बनना चाहता था ना, चलो कांग्रेस से जाके बन गया, हम रह गए, अलग मैटर है। लेकिन ये जो बातें थी निराधार है, बिल्कुल 0 से लेकर ऊपर तक। अगर हमने कहीं कोई बात हुई, मैं देवेंद्र सिंह बबली की खास बात है, अगर कोई बात अगर हुई थी मैं 1 मिनट में बोल दूंगा हाँ हुई थी, अगर नहीं हुई तो नहीं हुई नहीं थी तो इसका मतलब नहीं हुई थी जी। जब बीजेपी में हमें कंसिडर किया गया और टिकट टुकट दे के हमें चुनाव में उतारा, तो यहाँ ठीक है, वो पहले पुराने पार्टी में काम कर रहे थे, 2-3 चुनाव लड़ चुके थे, चौथा चलो तीसरा मेरे सामने आ रहे थे, ठीक है। जब पार्टी में आ गए, बातों को तो भूलना पड़ेगा। और बड़ाई कब होती? बड़ाई तब होती जब आके सिर पर हाथ रख के कहते भाई बड़े पदों पर रहे हो आप, बड़पन दिखाते और चुनाव लड़वाते। हार जीत तो जनता ने करनी थी जी। क्या पता आपके आने से भी मैं हार जाता। कम से कम आज जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दे दिया, उसी के पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसी क्या काबिलियत है भाई कि आज राज्यसभा की सीट लिए बैठे हैं? क्या किया ऐसा? एक क्वालिटी बताओ मुझे। हम पुराने हैं जी, पुराना तो कोई काम में धंधा कौन था, इसलिए ओड़ा फिरे गया, इसलिए पुराना है जी। पूरा अपना काम होता, हमको नहीं फिरे करी है। हमने हमारा परिवार संभालना था, अपना व्यापार संभालना था, अपना समाज संभालना था, और उसके बाद ही तो मैं
आई गया ना, मैं 10 साल में आपसे भी आगे जाके खड़े हो गया ना। जी। वहां सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में मैं बातें मुंह से कहना और प्रैक्टिकली उन पर इंप्लीमेंट करना और खुद पे इंप्लीमेंट करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर आप कोई मुंह से बोल रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा व्यवहार दूसरे से मेरे से अच्छा व्यवहार करे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है, आप पहले उससे अपना व्यवहार अच्छा करो, तब अगले सामने वाला आपका व्यवहार अच्छा करता है। ये बातें तो यहाँ है नहीं ना। यहाँ तो कहाँ से क्या लूटना है, किससे क्या छीनना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, कैसे सत्ता का मिसयूज करना है। आज पूरा टोहाना के अंदर अब फिर वो दुकानें इधर उधर ऑफिसों में घूमने लगी हैं। मैंने मेरे को 6 महीने लग गए थे ऑफिस में निकालने के, जब मैं MLA बन के आया। सरकार हमारी, अरे सरकार हम चलवा रहे हैं भाई, तारी तो है, अच्छी बात है। उस टाइम BJP में नहीं था, लेकिन लोगों का शोषण तो नहीं होने दूंगा। 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ मुझे जनप्रतिनिधि चुन दिया, इतना कमजोर आदमी थोड़ी हूं मैं। शरीर से भी ठीक हूं, घर से भी ठीक हूं, सोच से भी ठीक हूं, और सारे कामों में ठीक हूं। खड़े हट लो। इज्जत तो देने से मिलती है। अगर आप इज्जत देते तो हम तो 1000 गुना देते। इतना करने के बाद फांसी खा लेंगे लोगों को, रातों को फोन, अपने बूथों पे हाल देख लो, पूरी गंदगी फैलाई जितनी फैला सकते थे। और गंदा आदमी गंदगी ही फैला सकता है। तो फिर हाईकमान को आपने रिपोर्ट नहीं सौंपी? हाईकमान को मोहन भाई साहब एक बार पदों पे बैठे होते हैं, पार्टी में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ समय आता है, समय में पार्टी भी अपना रूप दिखाएगी, क्या फैसला लेगी, सही लेगी गलत लेगी तो पार्टी का फैसला है, वो तो मेरे हाथ में है नहीं। बाकी तो असली फैसला जनता जनार्दन लेती है जी। अब जनता ने मुझे लिया, चाहे किसी बहकावे में। अब ये बहकाने वाले लोग बड़े कलाकार होते हैं। हमारे टोहाना के अंदर हर गांव में जाओगे, वही एक शब्द मैंने शुरू में आके एक स्पीच में कहा था, दौड़ी पुलिस। वो पांचर सारी पार्टियों के, हर समाज के घूमते फिरते हैं। उनके पास ऐसी डिग्री है, बरगलाने और बहकाने में उनका जवाब नहीं। और वही एक कारण रहा जो चुनाव में कहीं ना कहीं हम 5,000 का जो फर्क रहा, जो हम चुनाव लूज करके जीत नहीं पाए। आज तो टोहाना का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर रहा है, चाहे युवा हो, हमारा गरीब वर्ग हो, हमारा कमेरा वर्ग हो, हमारा किसान हो, हमारा व्यापारी भाई हो, सबको पता है कि देवेंद्र सिंह बबली की क्षमता क्या है। और जो दूसरे इधर उधर घूम रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं, और बबली क्यों हल्के में घूम रहे हैं। तो प्रचार आप अकेले करते हो या फिर परिवार के सदस्य भी प्रचार करते हैं? नहीं, परिवार के सदस्यों को साथ में लिया हुआ था। थोड़ी सी कमियां वहां भी मैंने महसूस की, और टीम है वो काम करते हैं। तो अब की बार टीम ने अच्छा काम किया, टीम की तरफ से? टीम में 50% टीम ने काम किया, वही तो कारण बना ना। अगर 100% टीम शिद्दत के साथ लग जाती, वोटर वोट देना चाह रहा था वैसा, वोटर वोट देना चाह रहा था, हम उसको ले नहीं पाए। बड़ी ही बात। आप ये देखिएगा 47,000 वोट जब आई, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मनोहर लाल जी मुझे भी प्यार करें, उनको तो मेरे से ज्यादा ही करते होंगे, लेकिन वो सच के साथ खड़े हुए थे। मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा 1 लाख लोगों को जो जनाधार मुझे देकर भेजा है, उनके साथ जाती मनोहर लाल जी, आप मेरी जगह होते बर्दाश्त कर पाते? बोले नहीं। तो मैं भी नहीं करूँगा जी। स्पष्ट कही थी मैंने। मैं कहा आपके चेते हो सकते हैं, आप वाली कुर्सी भी उन्हें दे दी थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। राज्यसभा में जब भी मेरे से पूछा गया था, मुझे कोई तकलीफ नहीं, साइन करोगे करूँगा। करें काम, जाके देश में आके देश के लिए काम करें। लेकिन वो तो यहाँ हमारे यहाँ एक होती है, पहले मैं स्लेट बना देती थी, उसमें गंदा पानी में कुछ, उस लेट से ही बाहर नहीं आना चाह रहे। कहाँ उनको नीली झील के लिए भेज दिया, वो लेट में ही गेड़े मारने लग रहे हैं। उस भेजने में कहीं ना कहीं हमारी भी सहमति थी। मैंने साफ मना कर दिया था, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं जिले में भी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लोगों का नुकसान करने के लिए बबली राजनीति करने नहीं आया है जी। सेवा से तो कहते चौधर क्या कीजिए, तो सेवा है। चौधर तो अपने घर से होती है, चौधर तो मेरी क्यों है, क्योंकि मैं अपने घर से लोगों के बीच में जाके कुछ न कुछ उनके योगदान में काम आता हूं, इसलिए लोग मुझे इज्जत देते हैं, इसीलिए लोग मुझे प्यार भी करते हैं। कल मैं एक अफसोस में गया था, माता ने जैसे दोनों हाथों को मेरे को लेके उन्होंने उनको चूमने का जो काम किया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये प्यार घर में अपनी माँ का नहीं ले पाते हैं, और मुझे मेरे हर घर में हर घर की माता मुझे इतना प्यार करती है। 47,000 वोट के बाद मैंने सीधा इनको 47 मिली सारी ताकतों के बाद। मुझे आज भी 80 दी, तब की यहाँ की जो अपने आप को नेता
वो बता, मैं वो सारे मेरे खिलाफ खड़े थे, उन्हीं लोग कड़बक गए थे। मैं 1 मैन आर्मी या मेरी सेना, आधे हजार संगठन बीजेपी का लगे बेचारा, उनको जी। प्रेशराइज कर दिया गया। उनका मन था पार्टी के लिए काम कर लें, कुछ तो मुखबिरी करने के लिए हमारे साथ तो बैठे थे। टोहाना में 2 बड़े नेता हो गए ना, तो बंट जाता है संगठन। नेता नहीं, नेता उनको मत बोलो, नेता शब्द का अपमान मत करो। नेता होते, मैं 1 मिनट में स्वीकार करें, नेता शब्द का अपमान ना करो प्लीज। नेता की अलग क्वालिटी होती है, नेता नेता होता है, वो अपने विरोधी की भी तारीफ करेगा, वो सही के साथ भी खड़ा होगा। ठीक है भाई, तेरे भूख थी मिटाने के, बदले तरीके से सरकार में बहुत ऑप्शन होते हैं, आप कर लेते ना काम। मुख्यमंत्री तो आप ही तो थे, 2,000 रुपये छोड़े अपने कार्यकर्ताओं से, लाख लाख रुपये नौकरी वो डीसी फीसी रेट की जो लगा करती उनमें बक्से, कोई दफ्तर अधिकारी ऐसा छोड़ा हो गया। तो मोदी साहब थोड़ी कह रहे थे ये बात वे जाके तो ये गंद फैला, वो तो जीरो टॉलरेंस चाह रहे थे, वो तो नीट एंड क्लीन देश चाह रहे थे, नीट एंड क्लीन हरियाणा खट्टर साहब चाह रहे थे। हुआ तो नहीं ना, टुहाना कहाँ हुआ 5 साल, जब 2014 से 19 उठा के देख लो रिकॉर्ड, त्राई त्राई मचा दी थी। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करके जी। ईमानदारी से राजनीति जन सेवा के लिए, जन भावना के लिए करना। मनोहर लाल खट्टर जी के आप इतने नजदीकी कैसे बन गए, बड़े जल्दी बन गए? नहीं, नजदीकी इसमें क्या है, वो सही काम करना चाहते थे, मैं सही काम कर रहा था, वो सही काम करवाना चाह रहे थे भाई, मैं सहयोगी तो था उनका। मुख्यमंत्री होता है ऑल इंडिया, तो मंत्री क्या होता है, एक सहयोगी होता है उसका, वो अपना काम बांट के उसको दे देते हैं, उसको उस काम को इम्प्लीमेंट करके उनको रिपोर्ट करनी होती है। मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा था, इसलिए पहले हो सकता है मेरे से पहले वाले ने उतना ईमानदारी से ना किया हो या उतना स्पीडली ना किया हो, कोई कारण रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं उनकी पसंद में आया हूँ, कोई तो खूबी मेरे अंदर रही होगी, इसलिए उन्होंने पसंद किया होगा। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मुझे इस बात का प्राउड है। दुष्यंत चौटाला के पास जो 10 के 10 जैसे महकमे रहते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बांट लेने चाहिए थे, या फिर ये भी एक गलत मैसेज चला गया? देखिएगा, उसमें वही एक बड़ी कमजोरी या कमी कहूंगा, जो शुरू में उसको गलती भी कहूंगा वो कर बैठे। उस टाइम जब गठबंधन में गए 5-7 चेयरमैन उन्होंने बढ़ाने थे, 4 उन्होंने मंत्री दे दिए थे, 17 विभाग दे दिए थे। सारी टीम को अपना अपना काम देके इन पर अपना ऊपर से एज ए लीडर उसको सर्विलेंस पे लगाते, काम देखते, नए लोग आए थे पूछते बिठाते, कहीं किसी ने कहीं नहीं जाना था, सबने उनके साथ ही रहना था। लेकिन वो जो आप कह रहे हो मैं कहना नहीं चाहता, बात तो वही है जो आप पूछना चाह रहे हो, और मैं उसको बोलने का कोई ज्यादा लाभ नहीं। कई जगह मैं भी अपने आप को रोकने लग गया हूँ। कई जगह देखते हैं कि आप रोक नहीं पाते, लेकिन आज कंट्रोल कर रोक लेनी चाहिए। होता क्या है कि भाई सब कुछ, आज भी सुबह सुबह मेरे वर्कर भी मुझे सुबह सुबह ज्ञान बांटते आके, कहते थे आप ये क्यों कहते हो, अरे मैं क्या गलत क्या है। तो राजनीति में कई बार ज्यादा बोलो ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। सबको पता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या थे। आप मेरे सवाल कर रहे हो, आपको खुद को इसका अच्छा आंसर आपके मेरे से बेटर आंसर आपके पास है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो, वही हुआ है। अगर एक परिवार एक टीम की तरह काम करते तो आज का कोई अलग ही सिस्टम सेटअप होता, और क्या पता हम सब लोग एक साथ खड़े होते। जी, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा आम नागरिकों से। सरकारों से हम बहुत उम्मीद लगाते हैं, लगानी चाहिए, आपका राइट है, वोट देके आप सरकारें बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस देश के संविधान में आप लोगों को अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेवारियों का भी आपकी संविधान ने ही आपकी लगाई है। संविधान के निर्माताओं ने लगाई है, देश के चलाने वाले हमारे बड़े नेताओं ने लगाई है। उन जिम्मेवारियों को भी हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनाएं और उनको निभाएं। पर्यावरण को बचाएं, पानी को बचाएं, बहन बेटी को पढ़ा के उनका मान सम्मान बढ़ाएं, बुजुर्गों का आदर सत्कार। समाज टूट रहे हैं भाई सब, रिलेशन बहन भाइयों के, माँ बाप के, बिल्कुल छोटे से छोटा परिवार है ना, वो वहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनको हमने एक पोल्यूशन हवा पानी में नहीं है, पोल्यूशन आज हमारी सोच समझ में भी घर करता जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं हमने ऊबर के ऊपर आना है, और हमने समाज में सामाजिक जिम्मेवारी, अगर राजनीतिक तौर पर आप काम कर रहे हैं तो राजनीति को व्यवसाय ना बना के सेवा का माध्यम बनाएं। यही मेरी आज के युवा कई बार कहते हैं जी राजनीति में गंदे लोग हैं। भाई सारे गंदे नहीं है, आप आइए, आपको आना चाहिए।
मैंने पहले भी मेरे संबोधन मेरे बात मैंने रखी है कि इससे बड़ा प्लेटफार्म सेवा का कोई हो नहीं सकता अगर आप शिद्दत से और इसको सेवा समझ के और ईमानदारी से 100% राजनीति सेवा के लिए करते हैं। तो बहुत बड़ी ताकत आपके पास होती है, संविधान ने आपको दी होती है। आप अपनी तरफ से आप 100 लोगों का फायदा कर सकते हो जी। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री देखो 150 करोड़ लोगों का फायदा करने लग रहे हैं। हमारे जो यहाँ के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल जी, आज नायब सैनी जी हैं, उन 3 करोड़ लोगों का आज लाभ देने लग रहे हैं। कितनी बड़ी सुविधाएं आज घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। एज ए मंत्री मुझे थोड़ा मौका मिला, कितना बड़ा बदलाव मैंने अपने टोहाना में करके दिया। तो आप आइए, राजनीति में भी आइए, लेकिन एक सेवा भावना से। यही मेरा आपके चैनल के दर्शकों से अपील है, यही मेरी उनसे गुजारिश है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और आज देवेंद्र जी ने बड़ी खुलकर बात की है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।